नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं खरा सौदा। मैं हूं आपके साथ शेषा अध्वर्यु और अगले 2.5 घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत है। हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज और इन्वेस्टमेंट आइडियाज बताएंगे। खबरों वाले शेयर, ब्रोकरेज रिपोर्ट और कौन से बड़े ट्रिगर्स होंगे आज के लिए, उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको आपकी नजर आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए रखनी चाहिए। सबसे पहले यूएस मार्केट्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर कल बंद होते हुए नजर आए। गिफ्ट निफ्टी 24,500 के पास। एशियाई बाजारों से ठीक ठाक संकेत है, जिसके चलते गिफ्ट निफ्टी भी करीब 30 अंकों की गिरावट के संकेत दे रहा है, 24,540 के आसपास। FIIs दूसरे दिन लगातार कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदारी की और 2 दिनों में अब तक करीब 5,500 करोड़ के शेयर खरीदे। पिछले कुछ दिनों से FII की बिकवाली का ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आया और कल दूसरे दिन FIIs ने खरीदारी की। इंडस टावर्स में आज एक बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है। वोडाफोन आइडिया जो अपनी 3% हिस्सेदारी बेचेगा, बड़ी ब्लॉक डील जिसके चलते वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा भारत फोर्ज का भी आज QIP खुला। पिछले कुछ दिनों से कई सारे कंपनियों ने फंड रेजिंग किए हैं। आज भी भारत फोर्ज QIP के दम पर फोकस में रहेगा। इसके अलावा ऑटो सेक्टर से हीरो मोटोकॉर्प की बात करेंगे। वीडा V2 करेगी लॉन्च हीरो मोटोकॉर्प। UBS ने अभी भी अपनी बिकवाली की राय बरकरार रखी है। ऑटो स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से फोकस रहा है लॉन्चेस के चलते। याद रखें M&M में पिछले कुछ दिनों में कई सारे लॉन्चेस किए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, और आज हीरो मोटोकॉर्प भी अपनी नई बाइक लॉन्च करेगा, जिसके चलते इस स्टॉक पर भी नजर रखें। बिल्कुल, तो ये कुछ 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालेंगे। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कमजोर ओपनिंग के संकेत, करीब 35 अंकों की गिरावट के साथ 24,530 के आसपास कारोबार। हल्की कमजोरी के संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। वहीं एशियाई बाजारों की बात करें तो निके यानी जापानीज मार्केट में करीब आधे % की तेजी दिखी है, लेकिन उसके अलावा सभी मार्केट्स कमजोरी के साथ शुरू हुए हैं। कॉस्पी 0.3% की गिरावट यहां पर दिखी है। हांगकांग और चीन के बाजारों में भी सुस्ती है। चीन के बाजार सपाट, लेकिन हांगकांग के बाजार में करीब 200 अंकों की गिरावट यहां पर दिखी है। आधे से 1% की गिरावट के साथ हांगकांग के बाजारों में कमजोरी है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होते हुए नजर आए। सभी सेक्टोरल इंडिसेस हरे निशान में बंद हुए। S&P 500 आधे % की तेजी के साथ बंद हुआ। नैस्डैक में भी करीब 1% से ज्यादा की तेजी दिखी और डाउ जोन्स पहली बार 45,000 के पार बंद होता हुआ नजर आया। जेरोम पॉवेल की कुछ कमेंट्री निकल कर आई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर, जिसके बाद अमेरिकी बाजारों में कल शानदार तेजी दिखी। लेकिन याद रखें कई सारे मैक्रो ट्रिगर्स है। जॉबलेस क्लेम्स का डेटा कल आता हुआ नजर आया और इसके अलावा भी इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर क्या कमेंट्री निकल कर आती है उस पर अगले कुछ दिनों तक फोकस रहेगा। इसी महीने में फिर एक बार फेडरल रिजर्व की बैठक होगी और वहां से क्या आउटकम निकल कर आता है उस पर भी ग्लोबल मार्केट्स की नजर रहेगी। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मिला जुला कारोबार दिखा। डैक्स और कैक तो हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए, लेकिन फुट्सी में हल्की सी कमजोरी दिखी। 0.3% की गिरावट के साथ फुट्सी बंद हुआ। डैक्स और कैक में करीब आधे से 1% की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इसी के साथ कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। याद रखें OPEC प्लस की बैठक है आज शाम को करीब 5 बजे OPEC प्लस का आउटकम आता हुआ नजर आएगा। और पिछले कुछ दिनों से इन एनी केस कमोडिटी मार्केट पर फोकस रहा है। सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से थोड़ा कमजोर होता हुआ। गोल्ड की बात करें तो $2,670 पर आउंस के आसपास। वही चांदी भी करीब 31.5
$105 पर आउंस के आसपास कारोबार करता हुआ प्रेशियस मेटल मार्केट में ऑल टाइम हाई लेवल से थोड़ी सी कमजोरी दिखी है। लेकिन भारतीय बाजारों की बात करें तो दूसरे दिन लगातार एफआईआईज ने कल खरीदारी की और आज कैसी ट्रेंड रह सकते हैं ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुट चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी लेवल पर तो ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं दिखा, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखा। एफआईआईज ने फिर एक बार खरीदारी की। आज के लिए एफआईआई और डीआईआई की पोजीशनिंग कैसी है? देखिए, एफआईआईज के पोजीशनिंग पे आए तो शीशा थोड़ी बहुत पोजीशंस बढ़ी हैं उसकी। अगर ये बढ़ नहीं रही होती, स्टेगनेंट होती, तो ही मार्केट को ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अगर एक कहीं भी थोड़े घट गए होते ना नंबर, तो आप ये लेवल्स नहीं देख पाते। तो अच्छी बात यह है कि मार्केट्स के अंदर बैक टू बैक कुछ हद तक एफआईआईज की कैश में और अब ऑप्शंस में एक साथ जोड़ा बना है। कल अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस के अंदर भी बाइंग हुई है और करीब कैश के अंदर भी बाइंग हुई है। जहां पर कैश में उन्होंने करीब 1700 करोड़ रुपए बाय किया, वहीं पे ऑप्शंस में 4000 करोड़ रुपए बाय किया है। कहने का मेरे मतलब ये है कि हल्की हल्की बाइंग हुई है, लेकिन इस बाइंग को मार्केट ना बैक टू बैक डिस्काउंट भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले बाइंग करी और उसके बाद ये तेज़ी से दौड़ लगाने को है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर मार्केट्स के अंदर बाइंग हुई है तो मार्केट्स में नंबर्स भी आए हैं। कल आप देखो, ऑलमोस्ट आपने 53,000 को क्लोज कर दिया बैंक निफ्टी में। कहाँ पहले आपको मालूम है ना, आपके 50 दिन का 200 दिनों का एवरेज 49,800 के अराउंड था। आप 49,800 के उस 200 दिनों के एवरेज से आज आप 53,000 पे हो। आप कहने को पता भी नहीं चला। जरा दिखाना, एक महीने का चार्ट दिखाओ, 1 मंथ चार्ट दिखाओ, एक महीने पहले आप बैंक निफ्टी में कहाँ पे थे आप। तो ये बिना एफआईआईज के रोल के तो नहीं ही हो सकता था। एफआईआईज ने जब लो अपने टेस्ट किए रिसेंटली, ये देखिए आप 1000 पॉइंट 1 मंथ में करीब 2%, उसका जो लो बॉटम भी चेक करना आप। मैंने बॉटम से कैलकुलेट किया, तो बॉटम से आप चेक करोगे तो आप करीब 2,500 पॉइंट ऊपर आ चुके हो आप। ठीक है, ये आपने निफ्टी बैंक लास्ट में चेक किया। एनी हाउ, बट मैं इस बात पे आ रहा था कि अब एफआईआईज की होल्डिंग्स 38% अराउंड हो चुकी है। कहने का मतलब कि एफआईआईज की खरीदारी धीरे धीरे करके बढ़ी है और ये अच्छा साइन है। लेकिन क्या हम खतरे के निशान से अभी भी बाहर हैं क्या? एफआईआईज के फ्रंट पे क्या एफआईआईज वापस कभी भी बेच सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, एफआईआईज कभी भी बेच सकते हैं। अभी भी मेजॉरिटी हिस्सा उनके हाथ में नहीं आया, बाज़ार में रिएक्शन आ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है और एक बुरी चीज़ भी है। बुरी चीज़ ये है कि मार्केट्स के अंदर पहले एफआईआईज की पोजीशन थोड़ी पाइलअप होती, फिर हम मूवमेंट देते, लेकिन यहाँ तो 2% 3% ही एफआईआईज की पोजीशंस पाइलअप होती हैं और मार्केट का रिएक्शन अगले ही दिन आ जा रहा है। तो ये अच्छी चीज़ भी है और ये बुरी चीज़ भी है। ज़रा मैं रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि रिटेल की पोजीशंस 61% है। ये ना एबनॉर्मली नहीं घटी है, अभी भी ये 68 से 61% हुई है। आप मेरी लैंग्वेज में आज हल्की सी नेगेटिविटी, हल्की सी कड़वाहट देख पा रहे होंगे। वो ऐसा नहीं कि मैं गिफ्ट निफ्टी को देख के बोल रहा हूँ, वो ऐसा इसलिए क्योंकि कल भी मार्केट का बिहेवियर ऐसा ही था कि एक राउंड की तेज़ी दिखाई, वापस उस राउंड की तेज़ी को कैप्चर कर गया। आज भी कुछ ऐसा हो सकता है। आज तो गैप अप होने की भी उम्मीद थोड़ी कम लगती है मेरे को, और अगर बाय चांस हो जाता है, फ्लैट भी होता है, तो उसके बाद भी थोड़ी दिक्कत आएगी। एक और पॉइंट, डीआईएस की लॉन्ग पोजीशंस 48% पे है। मैंने जैसे अपनी बात की शुरुआत की कि एफआईआईज की पोजीशंस अच्छी हैं, लेकिन मार्केट हाथों हाथ रिवॉर्ड दे रहा है। आज आप रेस जीते, आज ही मेडल मिल जाएगा। मेडल मिलने के लिए आपको 4 दिन का वेट नहीं करना। आज रेस जीतो, अभी मेडल लो, रेस जीतो मेडल लो। कुछ वैसा ही मार्केट्स के अंदर चल रहा है। और एक चीज़ बस मैं इसके साथ ही कंक्लूड कर देता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑप्शंस और कैश के अंदर वापस मार्केट के अंदर एक साथ जोड़े में बाइंग आ रही है, तो इसलिए मार्केट के सपोर्ट पक्के हैं। आप मेरी लैंग्वेज से डरना नहीं, आप मेरी लैंग्वेज में से एक सिंबल समझ लो आप। वो सिंबल ये है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ज़रूर बुक करो। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, आपकी एवरेज 50,000 की है, 51,000 की है, 52,000 की भी है, तब भी आप 1000 पॉइंट गेन पे बैठे हो बॉस, 52,000 पे लेने पर भी, ठीक है ना। तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ज़रूर बुक करो। ऐसे ही निफ्टी के अंदर भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ज़रूर बुक करो। कल देखते ही देखते निफ्टी ने सिर्फ 20 मिनट लिए अपनी सारी बढ़त को गवा दिया और 10 पॉइंट ऊपर बंद किया। तो अगर आप टाइमली प्रॉफिट बुक कर लोगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा मार्केट के अंदर कि यस, हमने नियर टू बॉटम पकड़ा और नियर टू मोमेंटो के हाई के आसपास आके हम बेच रहे हैं। तो ये मेरे को एफआईआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने बात रखनी थी।
तो ये एफआईआई पोजीशनिंग और जैसे आपने बताया निफ्टी 10 अंकों की तेजी के साथ चौथे दिन लगातार कल हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया 24,470 के आसपास। कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक्शन भी दिखा, लेकिन डिम्पी निफ्टी के नज़रिए से देखें तो आज के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर हमें नज़र रखनी चाहिए? देखिए, लेवल्स के हिसाब से मार्केट ने 3 चरणों में गेन पाना है आपको। जैसे हमने पहले भी कई बार गाइड किया कि पहला 24,000 का बेस बनेगा, 24,200 पे आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा, 24,400 पे आप ठीक होने लगोगे। कल जब मार्केट ने 24,400 को पार किया और ऊपर भी गया तो आपको कहीं भी आप मंदी की बात कर ही नहीं रहे थे। हमने भी कई स्पेशल प्रोग्राम बनाए, आगे कई गेस्ट भी आ रहे थे, उन सबका ये एक लाइन में एक सुर था कि अब वो चीज़ें छड़ चुकी हैं, अब हम वैल्यूएशन के कंसर्न से नहीं जूझ रहे, अब हम वापस ठीक हैं, अब हम बढ़िया से ट्रेड कर रहे हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि आपका मूड और माहौल उसी लेवल के साथ साथ बदलता है जैसे जैसे वो लेवल्स आते हैं। 24,400 आया तो आपका सब कुछ ठीक होता हुआ दिखा, लेकिन कल जब 24,400 के ऊपर फॉलो बाइंग चाहिए थी, आपको ध्यान है कल मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि यहाँ तक तो हम आ ही गए हैं, लेकिन इसके बाद हमको फॉलो बाइंग चाहिए। वो फॉलो बाइंग इंट्राडे की भर गए वो क्लोजिंग पे नहीं आई। अगर वो क्लोजिंग पे आती तो मैं आपसे कहता आप 24,800 के जश्न की तैयारी कीजिए, हार, गुलदस्ते, मोमबत्तियाँ जो आपको जगाना है आप जगाइए अपने साथ। लेकिन अभी हम 24,800 से उतना ही दूर हैं जितना कल थे तो या परसों थे। तो 1 से 2 दिन में मार्केट के अंदर निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चेंजेस नहीं हुआ। जो इंट्राडे कन्विक्शन हुआ, जैसे मैंने आपसे कहा कि थोड़ा भी मोमेंटम जनरेट करोगे मार्केट इसको रिवॉर्ड दे रहा। तो मैं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कल भी एक बात आपके सामने रखी थी आशीषा, आप शायद नहीं थे उस समय, सृष्टि थी, तो हमने ये बात रखी कि भाई आप अपना प्रॉफिट बुक करो और मैं कल नए वाले लोगों के फेवर में नहीं हूँ कि वो आएँ और मार्केट के अंदर उतर के खरीदारी करें, और अगर करना भी है तो सिर्फ बैंक निफ्टी पे करें। आप देखो दोनों का डाइवर्जेंस, कल निफ्टी सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर बंद हुआ जबकि बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। तो मैं फिर से निफ्टी के उसी लेवल्स को क्लियर कर देता हूँ, 24,400 के नीचे जाते ही आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा वापस से, 24,200 आते ही और प्रेशर आ जाएगा, 24,200 तोड़ते ही और प्रेशर आ जाएगा। तो ये प्रेशर अब आपको ना बेस ऊपर के नहीं, अब आपको बेस नीचे के चेक करने हैं। 24,000, 24,200, 24,400 ये अब नहीं ब्रेक होने चाहिए। अगर इस अगले 2-4 दिन में भी 24,200, 300 वाली रेंज ब्रेक नहीं होती है तो आप 24,800 के दर्शन करने जा रहे हो, इसमें कोई संशय मत रखना अपने मन में। बट धीरे धीरे होगा, अलग तरीके से होगा, इसलिए आपको मैं रिस्क रिवॉर्ड के तौर पर 24,200 का एक स्टॉप लॉस और 24,500 पहला और 24,800 दूसरा, ये 2 टारगेट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। नए वाले लोगों को आना है, बिल्कुल नहीं आना, मेरे लिए आज भी वेट एंड वॉच का दिन है। पुराने वाले लोगों को टिके रहना है, बिल्कुल टिके रहना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ टिके रहना है। 24,400 का अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा लेना, शॉर्ट वॉट करना नहीं है, ये बात मैंने क्लियर कर दी। ठीक है, शॉर्ट करना नहीं है। और गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो 34 अंकों की हल्की सी गिरावट के साथ ही वहां पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बिटकॉइन को लेकर आपके स्क्रीन पर खबर आ रही होगी, पहली बार $1 लाख के पार निकला है और जो मार्केट कैप है बिटकॉइन का वो है 2 लाख करोड़ का। और बिटकॉइन के साथ साथ जो बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वर्ल्ड वाइड, वहाँ पर भी उछाला है, चाहे वो डॉजी कॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, ये तमाम जो क्रिप्टोज हैं बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी है। और अगर महीने भर में अगर आप देखेंगे, जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, उनको एक्ट किया गया है यूएस के प्रेसिडेंट के लिए, उसके बाद से तूफानी रैली हम देख रहे हैं बिटकॉइन में। लेकिन चलिए निफ्टी बैंक पर आते हैं। डिब्बी, कल का सत्र काफ़ी अच्छा रहा और स्पेशली क्रेडिट देना होगा एसबीआई को, एचडीएफसी बैंक को। करीब 650 अंकों की रफ्तार, 53,000 के ऊपर बंद हुआ है निफ्टी बैंक। क्या स्ट्रेंथ ये आगे आपको बने रहने की उम्मीद है, क्योंकि कल क्रेडिट पॉलिसी पर नजर होगी और अब चर्चाएं हो रही हैं कि सीआरआर कट का तोहफा आरबीआई गवर्नर दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बैंक निफ्टी के हिसाब से जो है आरबीआई की बैठक है इंपॉर्टेंस रखती है। इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं कि दरों में कोई कटौती होने जा रही है, मेरे को नहीं लगता है इतना बोल्ड डिसीजन आरबीआई गवर्नर ले लेंगे इस समय। हालांकि रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी इकॉनमी को इस समय रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे सेक्टर्स ऑलरेडी अलार्म बजा चुके हैं कि हमारे यहाँ पे डिमांड श्रिंक हो रही है। डिमांड श्रिंक होने का मतलब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है, या तो वो टैक्सेस में जा रही है, या तो वो इन्फ्लेशन खा रही है, या तो कहीं और जा रही है। वो उस जगह पर खर्च नहीं हो रहा जिस जगह पर एक्चुअली सेक्टर्स अपनी ग्रोथ दिखा के आपको बताते हैं कि आपकी इकॉनमी चुस्त दुरुस्त है। तो ये पॉइंट तो समझ में आता है कि रिक्वायरमेंट तो है कट की।
मिस्टर गवर्नर क्या बात बोलते हैं क्या बात नहीं बोलते, मेरा आंकलन इस पे मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं एक एक्सपेक्ट ज़रूर करता हूँ कि आरबीआई कम से कम मार्केट के हिसाब से ना भी बोले, लेकिन ऐसा मैसेज ना दे कि अभी तो बहुत मुश्किल है जी, अभी तो हमको समय लगेगा, ऐसा ना बोलें। वो ये कह दें कि ठीक है आज हमने सोच लिया, अब हमको अगली बैठक की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बीच में फैसला ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, हम 1 जनवरी को फैसला ले लें कि हम आपको 2025 के अंदर ब्याज दरों का गिफ्ट दे के जा रहे हैं। ऐसा कुछ मतलब मार्केट के लिए बोलें जो मार्केट को बुरा ना लगे, बस इतना ही पॉइंट करना। अच्छा लगे ना लगे, बुरा ना लगने वाली बात अगर नहीं आती है तो शायद बैंक निफ्टी थोड़ा और चल सकता है। ये बैंक निफ्टी कितना चल सकता है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली कल के डाटा के बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं। बैंक निफ्टी में कल लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं और फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी दिनों बाद बनी हैं, तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि थोड़ा बहुत और पोजीशनिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत मार्केट चल सकता है। ठीक, अब आते हैं पुट कॉल रेशो पे। तो पुट कॉल रेशो इसका 1.12 है। ये ठीक पॉलिसी से पहले ना फेयर वैल्यू पे आ गई है। फेयर वैल्यू का मतलब बैंक निफ्टी को कहकर कोई आदमी उंगली खड़े करके ये नहीं कह सकता कि ये सस्ता है। सस्ता वस्ता नहीं है बहुत सब कुछ भी, ना तो निफ्टी सस्ता है ना ही बैंक निफ्टी सस्ता है। ये मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ पुट कॉल रेशियो से। और अगर आप अभी जागे हैं और अब आपका कॉन्फिडेंस जगा है इंडेक्स में आने का, तो आप फेयर वैल्यू पे ही माल ले रहे हैं। ये जो डिस्काउंट वाली सेल लगी हुई थी ना, ये सेल अब ख़त्म हो चुकी है। ये अर्ली बर्ड्स वालों को सेल थी कि भी पहले पहले आओ और ले जाओ माल। तो जिन्होंने 200 दिनों के एवरेज पे रिस्क लिया उनको आज मार्केट ने रिवॉर्ड किया। जिन्होंने एक सर्टेन लेवल को पार करने पर रिस्क लिया मार्केट ने रिवॉर्ड किया। लेकिन अगर हम सेफ्टी खोजने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं तो आप फेयर वैल्यू पे लोगे माल। तो 53,300 के आसपास हम बंद हुए हैं। 53,500, 53,800 दो रेजिस्टेंसेस लेवल हैं मार्केट के सामने। 53,000 पहला सपोर्ट एरिया जो वेरी इमीडिएट लोगों को रखना है, नहीं तो फिर 52,800 आप चेक करते रहना। 52,800 के वापस नीचे जाते ही आप फिर से वीक होने लगोगे। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, 24,200 के नीचे जाते आप फिर से वीक होने लगोगे और 52,800 के नीचे जाते आप फिर से वीक होने लगोगे। तो भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करो कि जो 500 पॉइंट का स्विंग है इसको हम किसी तरह से एडजस्ट कर लें। क्या नए वालों को आना चाहिए, खरीदना चाहिए? तो उसका जवाब ना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि चला हुआ है। ऐसा इसलिए मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि आगे की डायरेक्शन थोड़ी साफ नहीं है, आगे में प्रेशर या मोमेंटो नहीं है। आज मेरे को लगता है कि पूरी तरह से मार्केट एक तरह का एक रेंज में फंस के रह जाएगा। ऊपर जाना तो चाहेगा लेकिन शायद आंकड़े भेज नहीं पाएंगे। देखते हैं, मार्केट वो तो खुलने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन कुछ फील ऐसा आ रहा है मेरे को नंबर्स और फैक्चुअल डाटा और बैक टेस्टिंग को देखने के बाद। देखते हैं अब क्या होता है। तो आज की रेंज मार्केट के 52,800 लेवल्स टू वॉच होगा और 53,500 लेवल्स टू वॉच होगा। इसके बीच में ही रहेगा मार्केट। मेरे को लगता नहीं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जैसा कुछ होने जा रहा है आज मार्केट के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर जिन्होंने पैसा पॉलिसी से पहले बनाना था वो ऑलरेडी कल तक बना चुके हैं। अब आप 1-2 दिन थोड़ी शांति देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो ये कुछ चीज़ें हमने आपके सामने रख दी हैं। मेहमान धीरे धीरे करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय भी मैं आपसे कराता हूँ और साथ ही साथ हम कुछ और पॉइंट्स पे रखते हैं। अच्छा, पॉइंट्स में एक पॉइंट और छूट गया था मेरे से, वो था 3 शेयर F&O बैन में है, ग्रेनुलस, मनापुरम और आरबीएल। कोई चेंजेस नहीं है, तीनों के तीनों शेयर F&O बैन में गए हैं। और एक और चीज़, हमने 50 दिन की एवरेज को वापस से निफ्टी के कल ब्रेक कर दिया है। तो बैंक निफ्टी सभी एवरेजेस के ऊपर है, बट निफ्टी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। किरण जानी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। किरण सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक, फिर हम आगे बढ़ेंगे शेयर्स के साथ। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से आपने डेटा पॉइंट रखा है, कल भी हमने जिस तरह से डिस्कस किया था, मैं पहले निफ्टी के ऊपर बात करूं तो निफ्टी में हमने देखा कि कल एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आया। परसों कल एक फॉलो बाइंग आई, लेकिन कहीं ना कहीं नेकलाइन के आसपास ही क्लोज हुआ। अब जिस तरह से कल आरबीआई पॉलिसी भी है, तो चांसेस है कि जैसे आपने बताया मार्केट एक रेंज में रहेगा, लेकिन ये रेंज में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हमें रखनी चाहिए। जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसका अगर उस पैटर्न के हिसाब से अगर हम लॉन्ग पोजीशन की सोचे या तो उस पैटर्न के हिसाब से अगर हमें पोजीशन लेनी हो तो करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना है। एक ओवरऑल जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है वो कहीं ना कहीं 24,200 के आसपास का बन रहा है। अगर 24,200 ब्रेक होता है तो फिर कहीं ना कहीं हम नीचे के लेवल देखेंगे। तो एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस आप 24,200 का रखिए। कोई भी डिप आता है 24,400 से 24,300 के बीच में तो हमें डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए 24,200 के स्टॉप लॉस के साथ।
और करीबन करीबन ये थोड़ा पोजिशनल कॉल रहेगा, तो मंथ एंड तक डेफिनेटली आपको वापस ऊपर में 24,800 से 25,000 तक के लेवल दिखेंगे। तो काफी बुलिश है ये पैटर्न, मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए 24,200 के स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी की बात करें तो आपको भी शायद याद होगा कि हमने ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी डिस्कस किया था, सॉरी लास्ट थर्सडे को हमने बैंक निफ्टी डिस्कस किया था, जहां पे 51,800 और 52,000 के बीच में फंसा हुआ था। तब वी डिस्कस के 54,000 तक के हमारे टारगेट हम देख सकते हैं। अब सिमिलर फैशन में बैंक निफ्टी में एक तेजी तो हम देख रहे हैं। अब आज फॉलो बाइंग आएगी नहीं आएगी, चांसेस कम है, बिकॉज कल आरबीआई पॉलिसी है, तो आरबीआई पॉलिसी तक थोड़ा मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करे। कोई भी डिप आता है नीचे में 52,800 से 52,900, तो वहां पे हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस यहाँ पे अब हमें ट्रेल कर देना चाहिए 52,500 का। जब तक 52,500 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई भी डिप आए हमें लॉन्ग करना चाहिए, और हमारा पोजिशनल व्यू अभी भी इंटैक्ट है कि हम 54,000 से 54,500 तक के लेवल बैंक निफ्टी में ये मंथ एंड तक देख सकते हैं। तो दोनों इंडाइसिस में बाइंग डिप्स की सलाह रहेगी, दोनों इंडाइसिस में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक के लिए 54,000 और 54,500 के टारगेट आप लेके चलिए, यहाँ से 1,000-1,200 पॉइंट ऊपर के, और 52,500 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। निफ्टी के लिए जो टारगेट अब हो गए हैं वो हो गए हैं 24,800-900 की रेंज में। तो दोनों के दोनों इंडेक्स पर किरण बुलिश हैं और आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। निफ्टी को 24,800 के लिए खरीदी, 24,200 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है किरण जी, गुड मॉर्निंग। स्टॉक्स बता दिए सर लगे हाथ, कहाँ ट्रेड करना है? सो दो स्टॉक्स रहेंगे। जिस तरह से निफ्टी में हमें बुलिश पैटर्न दिख रहा है, सिमिलर पैटर्न हमें रिलायंस के चार्ट पे भी दिख रहा है। कल वहां पे भी हमने एक फॉलो बाइंग तो नहीं देखी, लेकिन अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस से 1300 का उसको रीटेस्ट करते हुए दिखा है हमने स्टॉक को। अगर आप 15 मिनट का चार्ट है तो 30 मिनट्स का चार्ट देखोगे तो लास्ट आवर में एक रिकवरी जरूर से हमने देखी है रिलायंस के ऊपर। कहीं ना कहीं एक फॉलिंग वेज या तो फॉलिंग चैनल इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक लो रिस्क ट्रेड बन रहा है, और जिस तरह से आरबीआई पॉलिसी है तो चांसेस है कि बैंकिंग थोड़ा म्यूट रहेगा, और आज मार्केट को संभालने के लिए शायद रिलायंस थोड़ा आउट परफॉर्म करे। तो यहाँ पे रिलायंस खरीदने की सलाह रहेगी। 1310 के आसपास की क्लोजिंग है, 1330 1340 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और लो रिस्क ट्रेड है। 1294 के स्टॉप लॉस के साथ हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। तो रिलायंस हमारा पहला पिक रहेगा जहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट कर रहे हैं। दूसरा जो कॉल है वो अरविंद लिमिटेड से। अरविंद लिमिटेड का आप डेली चार्ट देखोगे तो हमने देखा कि 420 415 के आसपास से जो करेक्शन आया, नीचे में 311 तक गया, और वहां से जिस तरह की रिकवरी हम देख रहे हैं, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न और फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें 380 से 390 के लेवल के बीच में दिख रहा है। लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक 395 तक जा रहा है, लेकिन टिक नहीं पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो 390 380 का उसका ब्रेकआउट लेवल है उसमें ही सस्टेन्ड है या तो फंसा हुआ है। तो यहाँ पे एक बार हम फॉलो बाइंग के लिए वेट करके बाई कर सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 374 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और ऊपर में कहीं ना कहीं 400 प्लस टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अरविंद लिमिटेड और रिलायंस हमारी तरफ से 2 प्रेफर्ड पिक रहेंगे। अरविंद लिमिटेड में 400 रुपये के टारगेट, और रिलायंस में हम देख रहे हैं कि 1330 रुपये के टारगेट हैं किरण जी की तरफ से। और रिलायंस मतलब हैवी वेट्स में कल ऐसा शेयर था जिसने बाजार को थोड़ा सा खींच के रखा। जिधर एचडीएफसी बैंक सपोर्ट दे रहा था, एसबीआई से सपोर्ट मिल रहा था, एलएनटी भी लास्ट आवर के ट्रेड में ऊपर आया था, लेकिन रिलायंस करीब 1% कमजोरी के साथ बंद हुआ। लेकिन उस पर बाई की कॉल है किरण की 1330 के टारगेट के लिए। और दूसरा जो शेयर है वो है अरविंद लिमिटेड का। तो ये 2 शेयर आपके लिए खरीदारी की लिहाज से। आगे और भी एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आपके लिए मौके आज के सत्र में कहां पर बनेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि आज खबरों के लिहाज से कौन से शेयर फोकस में रहेंगे। स्टॉक्स न्यूज लेकर हमारे सहयोगी गौरव जवलकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग। बताइए कहां पर फोकस रहेगा आज? जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडस टावर्स के साथ। यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है, वोडाफोन पीएलसी जो कि वोडाफोन की पेरेंट कंपनी है, उसका 3% स्टेक है इंडस टावर्स में, जो अभी वो बेचना चाहती है। उनका मानना यह है कि कहीं पे 2836 करोड़ जो है वो जुटाएगी इस स्टेक सेल के साथ। और इसके चलते हुए कहीं पे उनका मानना ये भी है कि 1981 करोड़ रुपये जो है वो स्टेक सेल से जो पैसा आएगा, उसमें से जो 1981 करोड़ रुपीज़ है वो वोडाफोन आइडिया के पास डाइवर्ट होगा। इसके चलते हुए वोडाफोन आइडिया जो है वो इंडस टावर्स के ड्यूज जो है वो पे कर सकती है। अब अगर ऐसा हुआ तो इंडस टावर्स के जो रिसीवेबल्स है, टोटल रिसीवेबल्स, वो 1500 करोड़ तक आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। और इसके चलते इंडस टावर्स में नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
और इसी के बाद बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की भी। यहाँ पे कंपनी की तरफ से भी एक न्यू डेवलपमेंट आया है। कंपनी का बोर्ड मीटिंग होने वाला है 9 दिसंबर को, जहाँ पे वो फंड रेजिंग के लिए डिस्कशन करने वाले हैं। 2000 करोड़ तक का एक फंड रेजिंग हमें देखने को मिल सकता है, जिसके चलते हुए कंपनी इक्विटी शेयर्स जो है वो इशू कर सकती है। तो वोडाफोन आइडिया पे भी नजर रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ बात करते हैं आईजीएल की। यहाँ पे कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है 10 दिसंबर को, जहाँ पे कहीं पे बोनस शेयर इशू के ऊपर कंपनी डिस्कस करने वाली है। इसके आगे भारत फोर्ज पे भी आज हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि कंपनी ने अपना QIP जो है वो ओपन किया है। QIP का फ्लोर प्राइस होने वाला है 1323 रुपीज़ का, और कंपनी का मानना यह है कि इशू प्राइस जो है वो 5% डिस्काउंट तक हमें आगे जाके देखने को मिल सकता है। और ऐसे अगर एजेंसीज की माने तो कंपनी जो है वो 1650 करोड़ जो है वो जुटा सकते हैं इस QIP के थ्रू। इसके अलावा बात करते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन की। यहाँ पे एक न्यू ऑर्डर विन कंपनी को देखने को मिल रहा है। 10.6 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है उनको गेल की तरफ से। अगर उसके बाद बात करते हैं हीरो मोटर्सकॉर्प की भी, क्योंकि कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है वीडा V2, ये जो उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कंपनी ने लॉन्च की है। और इसके साथ ये जो प्राइस रेंज है, इसके चलते हुए एक मास सेगमेंट जो है, जो कि 1 लाख के प्राइस रेंज के नीचे माना जाता है, उसमें कंपनी एंटर करने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ। तो यहाँ पे नज़र रखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। आखिर में बात करते हैं ICICI बैंक की। ICICI बैंक ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग्स में कहा है कि कहीं पे 3 लोकेशंस पे ऑफिशियल सर्च चालू है GST अथॉरिटीज़ का। इसके चलते हुए ICICI बैंक ने कहा है कि बैंक जो है वो कोऑपरेट कर रही है, और ये जो प्रोसीडिंग्स है और जो ऑनगोइंग है, बट कहीं पे सेंटिमेंटली नेगेटिव फ्लो शायद से ICICI बैंक में भी देखने को मिल सकता है इस न्यूज़ के चलते हुए। तो खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स पे आज के दिन में हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक अच्छा ट्रैक्शन जो है इन सब स्टॉक्स में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगी। हीरो ने इलेक्ट्रिक स्कूटर में थोड़ा सा एग्रेसिव स्टेप लिया है। विदा V2 ब्रांड से कुछ स्कूटर्स ये लॉन्च कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और इस पर हम व्यू भी लेंगे कि कितना बड़ा ये कदम हो सकता है कंपनी के लिए। तो ये तमाम खबरें हैं। एक और एक्सपर्ट हमारे जुड़ गए हैं, हमारे साथ हैं अवनी भट्ट जेम फाइनेंशियल से। अवनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके स्टॉक से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए आज कहां पर आपकी नज़र है और क्या खरीदना है आज? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, और सारे दर्शक को भी वेरी गुड मॉर्निंग। सो मेरा पहला स्टॉक रहेगा इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स में परसों के दिन में एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल फॉर्मेशन दिखाया है, जो इंडिकेट करता है कि नीचे के लेवल्स पे काफी बाइंग इंटरेस्ट है। और फ्यूचर्स में कल लॉन्ग एडिशन हुआ है 4% का, और पुट राइटिंग एक्टिविटी काफी जोरदार पिकअप हुई है 800 के पुट में। सो बेस फॉर्मेशन अच्छा हो चुका है। तो इंडियन होटल 806 से 810 की रेंज में हम खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर 845 का इसका टारगेट रहेगा, और नीचे 792 का स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा स्टॉक रहेगा गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमने कल FNO शो में भी रेकमेंड किया था, और अभी भी इसमें बाइंग रिकमेंडेशन ओपन है। 204 के करीबन कल रिकमेंडेशन किया था। कल का क्लोजिंग 209 के आसपास है। ये अगर डिप में मिलता है, करंट भाव से भी खरीदारी कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत डिप अगर मिल जाता है 204 तक तो और भी अच्छा हो जाएगा। ऊपर की तरफ 218 का इसका टारगेट रहेगा, और 198 का स्टॉप लॉस रहेगा। और तीसरा स्टॉक जो है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो इसने 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, दोनों डेली चार्ट्स और वीकली चार्ट्स पे, और वॉल्यूम्स भी अच्छे पिकअप हुए हैं, एंड पुट राइटिंग बहुत ज्यादा पिकअप हो चुका है 2800 और 2850 के स्ट्राइक्स में। तो यहाँ पे भी बेस फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग है और रिकवरी की पूरी पॉसिबिलिटी है। सो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2875 से नीचे थोड़ा बहुत डिप अगर होता है, रिट्रेसमेंट होता है, तो 2860 लेवल तक हम खरीद सकते हैं। 3015 का इसमें टारगेट रहेगा, और 2810 का स्टॉप लॉस। 3 शेयर ये हो गए अवनी जी की तरफ से। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हो गया, गेल हो गया, और जो तीसरा शेयर हो इंडियन होटल्स लगातार रेकमेंड हुआ है, और चाल भी बहुत कमाल करी है इंडियन होटल्स की। अवनी जी, क्या एक और शेयर इसमें जोड़ सकते हैं? IGL भी जोड़ लें? 300 से चलते चलते 360 का हो गया, और अब 5 दिन बाद बोनस इशू पर कंपनी विचार करने वाली है। जी, IGL अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है ऊपर के तरफ। ये अगर 362 के ऊपर अगर चल पाता है तो वहां से एक अच्छा मूव हमें दिख सकता है 365 तक। बट हाँ, इसको खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी बेस फॉर्मेशन हो चुका है, तो ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। बट इसको 2 ट्रांचेस में खरीदारी कर सकते हैं, एक 362 के ऊपर निकले तब, और या नीचे अगर डिप मिलता है
तो अराउंड 357 358 लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आईजीएल को लेकर ये व्यू। पर आज जिस तरीके से कुछ एक काउंटर्स हैं जो कि खबरों के दम पे फोकस में रहेंगे, उनमें से एक है हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर कंपनी ने V2 लॉन्च की है। हालांकि अब कंपनी ने एंट्री ली है 1 लाख से नीचे की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको लॉन्च करने की, और यहाँ पर ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से कंपटीशन बिल्डअप हो रहा है, हो सकता है कि हीरो मोटोकॉर्प इस कंपटीशन में मार्केट शेयर तो गेन कर ले, पर एनालिस्ट के मुताबिक जो मार्जिन्स हैं वो किस तरीके से सस्टेन होते हैं वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अगर हम बात करें, कंपनी अगर 1 लाख की गाड़ी बेचती है तो अभी इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन में उनको करीब 1.5 लाख से भी ज़्यादा का नुकसान होता है। 200 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स का जो ड्रैग है वो इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन से पिछले क्वार्टर में हुआ है। तो अब जो ये सस्ती कीमतों की गाड़ी निकाल रहे हैं, हालांकि इसमें मार्केट शेयर गेन तो कंपनी ज़रूर ला सकती है। अभी विदा वन और V1 और V2 को कंपेयर करें तो V2 में ज़्यादा फीचर्स हैं, ज़्यादा तकनीक जो है अपग्रेडेशन हुआ है, पर इसी के साथ साथ फाइनेंशियल इम्पैक्ट को लेकर अनसर्टेनिटी बरकरार ज़रूर है। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। फिलहाल 3 वेरिएंट्स जो हैं कंपनी ने लॉन्च किए हैं इसके V2 के, जहां पर जो स्टार्टिंग कीमत है उसकी वो बता रहे हैं कि जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग कीमत रहेगी वो 96,000 की रहेगी, और जो तीसरा सबसे महंगा वेरिएंट है वो 1.35 लाख यूनिट का होगा। पर कंपटीशन तो देखिए आप है ही, क्योंकि अगर हम बात करें ओला की तो करीब 2 उनकी जो यूनिट्स हैं वो 1 लाख से कम आती हैं। साथ ही साथ दूसरे सेगमेंट्स में इनके बजाज चेतक और टीवीएस iQube, हालांकि 1 लाख से कम नहीं है ये, पर 1 लाख के आसपास जो है इनकी कीमतें ज़रूर बताई जा रही हैं। हीरो मोटोकॉर्प पे एक बार राय भी लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से, और किरण जी आपसे समझना चाहेंगे कि टेक्निकली कैसे देख रहे हैं आप हीरो मोटोकॉर्प का सेटअप, क्योंकि हाल फिलहाल एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है हीरो मोटोकॉर्प। जो भी सेल्स के आंकड़े भी आ रहे हैं वो भी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, पर चार्ट्स क्या बता रहे हैं, कहाँ जाने के लिए तैयार है ये? मोटोकॉर्प की अगर हम बात करें तो रिसेंटली एक बॉटम बना था, लेकिन वो बॉटम सस्टेन नहीं कर पाया। हमने अभी 4700 के स्टॉप लॉस के आसपास रिकमेंड किया था, लेकिन हालांकि अभी हम देखें तो वो 4700 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब जिस तरह से अभी का चार्ट पैटर्न है, एक बुलिश एंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न वापस फॉर्म हुई है। कल हमने देखा है कि एक फॉलो बाइंग भी है, तो कंडीशनल बाय रहेगा। कहीं ना कहीं 4650 के ऊपर अगर स्टॉक टिक जाता है तो ही हमें हीरो मोटोकॉर्प में लॉन्ग करना चाहिए। 4650 के ऊपर जैसे ही रिलायंस टिक जाए, सॉरी हीरो मोटोकॉर्प टिक जाएगा 4650 के ऊपर, तो चांसेस है ऊपर में आप 4800 तक की एक शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हो। सो बुलिश एंगल कैंडल्स को देखते हुए डेफिनेटली 4650 के ऊपर हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 4600 का रखिए, और कहीं ना कहीं 4800 के लिए डेफिनेटली आप एक लॉन्ग पोजिशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो लॉन्ग कर सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प पे, और लेवल्स भी बता रहे थे किरण के यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग करने की आप कोशिश करें, बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप इसमें अपनाएं। साथ ही साथ देखते हैं कि किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है। पर यूबीएस की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बिकवाली की राय ज़रूर दी है, पर वो बिकवाली की राय कई समय से है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और साथ ही खबर जो है और पॉजिटिव साइड ही देखी जा रही है, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मार्जिन और फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है। पर आज टेलीकॉम काउंटर्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि बड़ी खबर ये आ रही है कि वोडाफोन पीएलसी जो है अपनी बाकी 3% की हिस्सेदारी जो है वो इंडस टावर्स में बेचेगी। ये जो पूरी सेल्स स्टेक होगी, इससे जो है वोडाफोन आइडिया में भी कुछ कैश इन्फ्यूज हो सकता है। साथ ही साथ कर्ज कम करने की भी कंपनी की कोशिश है। वोडाफोन आइडिया की तरफ से ये भी आया है कि इनकी अब बोर्ड बैठक भी होगी, जहां पर और भी वो फंड एक बार जुटाने की कोशिश करेंगे। आइए इस खबर को समझते हैं। मयूरेश जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग। इस पूरी खबर पर अपनी राय दीजिए, कितना बड़ा पॉजिटिव साबित हो सकता है ये इंडस टावर्स के लिए, क्योंकि एक वो ओवरहैंग हमेशा से था कि यहाँ पर वोडाफोन पीएलसी अपनी बाकी की हिस्सेदारी बेचेंगे। तो क्या अब इस ओवरहैंग के बाद जो आगे की रफ्तार है एटलीस्ट स्टॉक प्राइस के लिहाज से वो साफ है? और साथ ही वोडाफोन आइडिया पर आपका क्या टेक है? मॉर्निंग सृष्टि, एब्सोल्युटली आई थिंक। और अगर आप देखते हैं कि जो इंडस टावर्स की जो वायबिलिटी है और विजिबिलिटी है, ये अभी डिपेंडेंट नहीं रहेंगी 2 ऑपरेटर के ऊपर। ऑब्वियसली आई थिंक एक सस्टेनेबिलिटी फैक्टर जो बना हुआ है पिछले कई तिमाहियों से विद रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ वोडाफोन आइडिया, जो डिल्यूशन हुआ था, फंड इन्फ्यूजन हुआ था, उससे आई थिंक स्टेबिलिटी इन ऑपरेशंस रहेंगे। और इसके वजह से आई थिंक जो एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू पर टार, एबिटा पर टार,
that probably should get maintained. जो tenancy ratio होते हैं tar companies के लिए like Indus Tar, that should have a steady show going forward. और जैसे cash flows improve होंगे, जितनी debt इनके balance sheet पे है, वहाँ पे I think एक अच्छा खासा reduction देखने मिलेगा, which means that overall profitability or return ratios should show improvement over the next couple of years. So obviously I think पिछले कुछ महीनों से I think एक sideways movement रही है Indus Tar की. मेरे ओपिनियन में again I think as this events unravel या unfold होते हैं numbers के ऊपर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस पे तो यस एक पॉजिटिव व्यू रहेगा Indus Tars पे. जहाँ तक वोडाफोन आइडिया का सवाल रहा है, आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दैट स्टांस कि ये एक ट्रेडिंग स्टॉक के हिसाब से आप देख सकते हैं. दो तीन चीजें होती हैं हमेशा. आई थिंक इवन विद द फंड रेज या इंफ्यूजन देयर इज स्टिल सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेट ऑन टू देयर बुक्स. जो लेगेसी इश्यूज है नेटवर्क को लेके, वहाँ पे केपेक्स रिक्वायरमेंट्स अच्छी खासी रहने वाली है. इसलिए आई थिंक जो टू फोल्ड इम्पैक्ट है, एक डेट रीपेमेंट का और दूसरा जो केपेक्स से कर रहे हैं, इस पे आई थिंक जो रीपेमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल स्ट्रोक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दैट दे टेक, इसका ड्यूअल इम्पैक्ट कैश फ्लोज पे आएगा व्हिच विल नॉट शो सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट. उनके कॉम्पिटिटर्स बहुत आगे निकल चुके हैं सृष्टि एज फार एज 5G डिप्लॉयमेंट इज कंसर्न. कहीं ना कहीं आई थिंक नेक्स्ट फ्यू इयर्स अधिक से हिसाब से थोड़े सॉफ्ट ही रहने की उम्मीद हम लगाए बैठे हैं. तो ये रिकमेंडेशन वोडाफोन आइडिया और इंडसइंड बैंक की जो आपस में स्टेक का एक्सचेंजेस हो रहा है उसकी खबर के साथ उसका एनालिसिस है. अवनी जरा दो चार शेयर्स चेक करेंगे आप. कल सरकारी बैंकों में बहुत बढ़िया मूव था. इंडियन बैंक तो हमने भी नोटिस करवाया था, इसके अंदर बिल्डअप काफ़ी अच्छा था और ये कल 4% ऊपर भी जाके बंद हुआ है. एक बार चेक करना और चलेगा क्या इंडियन बैंक? जी बिल्कुल, पीएसयू बैंक्स में व्यू काफी पॉजिटिव है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से और 5 to 7% के ऊपर पीएसयू बैंक्स में जगह है. तो इंडियन बैंक भी काफी अच्छा मूव दिया है, ये भी ऊपर की तरफ एक्सपेक्टेड है अराउंड अनदर 5%. करीब और चल सकता है. एक और शेयर भी है, वह है लोढ़ा. काफ़ी दिनों बाद इसकी फ्यूचर्स में क्लोजिंग बहुत ही अच्छी मिली है हमको और करीब 5.5% डेज हाई पे विद वेरी गुड वॉल्यूम ये बंद हुआ है. देखिए आप 74 रुपये कल मैक्रोटेक चला. ये जो सरकार बदली है इसका बेनिफिट तो खैर मिलेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है. एक स्टेबल गवर्नमेंट है, शायद आगे चल के लंबी भी चले और अच्छे फैसले भी ले. सबसे ज़्यादा इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स अगर किसी प्रदेश में चल रहे हैं तो महाराष्ट्र है, तो लोढ़ा को उसका बेनिफिट हो सकता है. एक बार अवनी आप ही चेक करना कितनी और ताकत है इसमें. जी लोढ़ा एक रिकमेंडेशन भी दिया है हमने कल क्लाइंट्स के लिए, तो वो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा. ऊपर इसका हम टारगेट देख रहे हैं अराउंड 1430 तक का. सो काफी जगह है और 1430 एक रेजिस्टेंस है, तो वो क्रॉस हो सकता है क्योंकि जिस हिसाब से वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं मेरे हिसाब से पहला टारगेट 1430 हो जाएगा. उसके बाद शायद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो और उसके बाद रैली फिर से रिज्यूम हो सकती है ऊपर 1550 तक के लिए. ठीक है, एक काम करते हैं, वरुण को अपने साथ पहले जोड़ लेते हैं, कुछ ब्रोकरेज और भी आपके सामने रखते हैं, फिर उसमें से कुछ एक क्वेश्चंस पूछेंगे मयूरेश सर से और किरण जी से भी. पहले वरुण को जोड़ते हैं अपने साथ ताकि ब्रोकरेज आपको मिल पाए. वरुण गुड मॉर्निंग, बताएं आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स. गुड मॉर्निंग डिप्पी. तो शुरुआत करूंगा हीरो मोटोकॉर्प के साथ क्योंकि इन्होंने वीडा V2 तो लॉन्च कर दी है, लेकिन शायद यूबीएस को ये ज़्यादा पसंद नहीं आई है. इसके लिए अभी भी देखिए सेल का कॉल दे रहे हैं और 3430 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं. इनका कहना है कि ये जो इन्होंने नया लॉन्च किया है इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट शेयर में होगा. इस कंपनी को इसका मार्केट शेयर का फ़ायदा मिलेगा और मार्केट शेयर ये कंपनी गेन कर सकती है, लेकिन प्राइसिंग एग्रेसिव हो सकती है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो सकती है और उसके चलते जो ओवरऑल लॉसेस है वो शायद थोड़े बहुत और बढ़ सकते हैं. और इनफैक्ट पूरे ईवी स्पेस में यानी कि टू व्हीलर ईवी स्पेस में इनका मानना है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा रहने वाली है अगले कुछ क्वार्टर से और प्राइसिंग जो है वो कॉम्पिटिटिव रहने वाली है. तो वीडा V2 लॉन्च हुई है, लेकिन यूबीएस को हीरो मोटोकॉर्प अभी भी पसंद नहीं आ रहा है. HDFC बैंक पे JP मॉर्गन की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है. न्यूट्रल का कॉल है, प्राइस टारगेट 1750 का है. कल की क्लोजिंग से काफ़ी नीचे है. ये कह रहे हैं कि ये स्टॉक एक सेफ हेवन है, खासकर जब मैक्रो एनवायरनमेंट अगर अच्छा ना हो तो ये स्टॉक सबसे सेफ हेवन है. लेकिन जैसे ही मैक्रो एनवायरनमेंट सुधरता है तो जितने गेंस इस स्टॉक ने दिए हैं वो शायद ये गिव अप कर सकता है, क्योंकि ये कह रहा है कि FY26 में अगर मैक्रो सुधरे तो जो गेंस HDFC ने दिए हैं
वो शायद ये गिव अप कर सकता है। और लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में इनको ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो ज़्यादा पसंद आते हैं, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। वहीं RBI की बैठक जो है उस पर नमूरा का एक नोट आया है, और इंटरेस्टिंगली नमूरा मेरे ख्याल से पहला ऐसा ब्रोकरेज हाउस है जो कि कह रहा है कि रेट कट देखने मिलेगा, और 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट का अनुमान जो है वो ये लगा रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ जो है वो थोड़ी धीमी पड़ी है, तो उसका इम्पैक्ट शायद आपको रेट्स पे देखने मिलेगा। इसके लिए कह रहे हैं कि रेट कट होगा, और मिड 2025 तक इनका कहना है कुल मिला के 100 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट जो है वो RBI की तरफ से देखने मिल सकता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। आखिरी में कंज्यूमर ड्यूरेबल पे आउटलुक दिया है गोल्डमैन ने, जहाँ पे ये कह रहा है कि FY26 में रियल एस्टेट में अच्छी डिमांड होगी, और उसके चलते इलेक्ट्रिकल्स और ड्यूरेबल्स जो है उसकी डिमांड सुधरते हुए नज़र आएगी। क्रॉम्पटन जो है इनकी सबसे अच्छी इनको पिक लगता है, क्योंकि ज़्यादातर कैटेगरीज जो है उसमें ये है, और इसका फ़ायदा इनको मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड भी इनको अच्छा लगता है। दूसरा हेवल्स इनको पसंद है क्योंकि उसका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो इन दो स्टॉक्स पे भी आप नज़र रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपकी पहली वाली रिपोर्ट और जो लास्ट की रिपोर्ट है दोनों बहुत काम की हैं। पहली वाली रिपोर्ट में तो समझ में नहीं आया कि UBS क्या चाहता है। UBS कह रहा है कि भाई 3430 कर देंगे हम तो टारगेट, और है ही, उन्होंने दिया है टारगेट, और मेंटेन सेल हैं अभी भी वो हीरो मोटोकॉर्प के, ना उस गाड़ी से खुश है। उनका मानना है कि तो स्टार्टअप वाले लोगों ने ऑलरेडी कब्जा कर रखा है सारा। आप जो गाड़ी लेके आ रहे हो आप तो कंपटीशन में फंस जाओगे, आप पैसे नहीं बढ़ा पाओगे ज़्यादा, ये प्राइस कॉम्पिटिटिव मार्केट भी है। उन्होंने कहा आपकी गाड़ी की बैटरी छोटी है, इसमें ज़्यादा लॉन्गेबिलिटी नहीं होगी, और उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए हैं, ज़्यादातर पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं। मयूरेश सर, ये फ़र्क बहुत है, 4600 का शेयर है और वो नई गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं। UBS कहता है कि गाड़ी लॉन्च कर दोगे तब भी कुछ नहीं होगा, आप आ जाओगे 3400 पे। 1200 रुपये का फ़र्क है बॉस, गाड़ी लॉन्च करने के बाद, उसके बावजूद भी। एक बार आपका टेक चाहिए, ये UBS वाले ठीक बोल रहे हैं क्या? 3400 आ जाएगा क्या हीरो मोटोकॉर्प? मुझे नहीं लगता है, पर दो चीजें डिम्पी जी, आई थिंक एक, आई थिंक जो गाड़ी लॉन्च इन्होंने की है, ऑब्वियसली कंपटीशन है, और भी नए लॉन्चेस आप देखते रहेंगे अगले कुछ महीनों में, एज फार एज दी EV प्लेटफॉर्म्स और जो CC मार्केट है अकॉर्डिंग टू द वेरिएंट्स इज कंसर्न। डिमांड कैसे आती है ये देखना पड़ेगा, बट अ लार्ज पार्ट ऑफ हाउ नंबर्स हैव प्लेड आउट हीरो मोटोकॉर्प के लिए पिछले तिमाही में नंबर्स अच्छे रहे थे। और अगर हम रूरल रिकवरी की बात कर रहे हैं, आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी होती है रूरल रिकवरी की तरफ। नॉट नेसेसरी कि रूरल रिकवरी में EV व्हीकल्स का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम अभी क्रिएट होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स अभी भी आई थिंक सिग्निफिकेंटली बेहतर होनी चाहिए। और इसलिए आई थिंक इनके पास जो प्रोडक्ट मिक्स है, जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ये परफेक्टली सूटेड है अलॉन्ग विद द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीलर नेटवर्क फॉर रूरल एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज एज वेल। और अगर ये डिमांड वापस आती है या ठीक ठाक रहती है, ऑब्वियसली आई थिंक एक आध क्वार्टर या 2 क्वार्टर थोड़े सॉफ्ट रह सकते हैं नंबर्स, थोड़ी इन्वेंटरी करेक्शन एक्सेट्रा हो सकती है। आपने कल बजाज की भी न्यूज सुनी होगी कि फ्रीडम 125 उन्होंने शायद प्राइस कट्स लिए हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक नेक्स्ट 1 or 2 quarters माइट बी सॉफ्ट फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल, बट फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर से एक ठीक ठाक रिकवरी आनी चाहिए, बेस इफेक्ट को लेके, वॉल्यूम्स को लेके, बिकॉज हीरो हैज सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू रूरल मार्केट्स। इसकी रिकवरी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए कंपेयर टू टू व्हीलर्स। तो मेरा मानना आई थिंक थोड़ा उल्टा है। मुझे लगता है आई थिंक अच्छा खासा स्टॉक है, ठीक ठाक वैल्यूएशंस पे अगर ये गिरता भी है तो मिल सकता है, और इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। तो आप इस UBS की रिपोर्ट से सहमत नहीं है, ना तो आप उसके भाव से सहमत है, ना तो उसकी भावनाओं से। भावनाएं इसलिए नहीं है क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि रूरल मार्केट में इसका पेनिट्रेशन, इसकी पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी है। 2 क्वार्टर्स को छोड़ दो, हो सकता है 2 क्वार्टर्स में दरें भी घट जाए, कुछ और चीज़ें भी ठीक हो जाए, फिर बजट भी है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये आप ये कह रहे हैं कि ये शेयर तो ठीक है, 3400 आपको लगता नहीं आ जाएगा। रही बात गाड़ी लॉन्च करने की, ये बात है कि देखो गाड़ी लॉन्च हुई है, सब कुछ इसी गाड़ी पर डिपेंडेंट नहीं है, ऐसी और भी कई गाड़ियाँ मार्केट के अंदर आएंगी, कंपटीशन का बाज़ार है, नया प्लेयर सब आएंगे, नए स्टार्टअप वाले प्लेयर्स भी हैं। तो इसलिए इसको खाली गाड़ी से हीरो को ना जोड़े, बल्कि हीरो की लेगेसी को भी हीरो से जोड़े। शायद इसलिए मयूरेश सर कह रहे हैं कि 3400 का भाव आना मुश्किल है। अब एक और रिपोर्ट पे आता हूँ, वो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है कंज्यूमर ड्यूरेबल के आउटलुक को लेकर। एक रेफरेंस के तौर पर वरुण बता रहे थे कि अगर रियल एस्टेट बहुत अच्छा करेगा तो 2 कंपनी, पहला क्रॉम्पटन और दूसरा हेवल्स, ये दोनों बढ़िया प्ले कर सकती हैं। किरण सर,
इन दोनों के चार्ट चेक करो और दोनों के बारे में बताओ कि अगला 1 साल के लिए अगर किसी को शेयर रखना हो तो क्या रख सकता है, क्रॉम्पटन को और हेवल को। तो पहले हम हेवल्स की बात करें तो रिसेंटली हमने देखा था कि अच्छा खासा अपमूव स्टॉक में आया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि स्टॉक कहीं ना कहीं एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। एज ऑफ नाउ जो गिरावट हमने देखी 2100 से लेके नीचे में कहीं ना कहीं 1600 तक ये स्टॉक रिट्रेस हुआ और वहां से एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेकआउट आया है। साथ ही साथ 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे भी ये स्टॉक गया था, तो उसके ऊपर भी स्टॉक कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा टाइम है, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि जब भी स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर टिक जाता है क्रॉसओवर टाइम पे अगर हम लेते हैं तो वहां पे अच्छे खासे रिटर्न बनने की गुंजाइश रहती है। और टेक्निकली भी हम जैसे हम डिस्कस किया कि एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, तो डेफिनेटली हेवल्स लॉन्ग करके जाना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आता है 1700 तक का तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल एक स्टॉप लॉस जो रखना है, क्योंकि हमारा व्यू यहाँ से 6 से 8 महीने का है, तो कहीं ना कहीं आप 1600 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 1600 का लेवल कंटिन्यू होल्ड रहा तो चांसेस है इसमें वापस आप 1900 तक की एक रैली डेफिनेटली देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और होल्ड रखना चाहिए। क्रॉम्पटन की बात करें हम तो क्रॉम्पटन भी कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा हुआ काउंटर था। 340 जैसे ही क्रॉस किया एक वन साइड रैली हमने ऊपर में 480 490 तक की देखी। वहां से जिस तरह से फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है करंटली इंट्राडे चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। तो जब तक ये स्टॉक 400 के ऊपर आप एक्यूमुलेट करते रहिए। यहाँ पे भी जो पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना है वो उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज जो 380 है उसका ही रखना है। 380 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग कीजिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली ऊपर में आप वापस इसको 450 से 460 के लेवल देख सकते हैं। तो दोनों हेवल्स एंड क्रॉम्पटन बाय करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। वो फोकस में रहने वाले हैं। उनमें से बात करें मेटल काउंटर्स की तो वहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। पर किरण जी एक बार आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि पिछले 1 से 2 दिनों में अगर मैं देखूं तो वेदांता, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स थोड़े से शांत बैठे हुए हैं। कैसे देख रहे हैं आप मेटल की चाल? और किरण जी कोई मेटल स्टॉक जो कि फिलहाल स्टैंड आउट कर रहा है? मैं खास तौर से एक बार वेदांता को भी ट्रैक कर रही थी, 470 के ऊपर निकलने की कोशिश तो है पर जा नहीं रहा है। तो कोई स्टॉक जो कि आपके रेडार पे है? बेसिकली वेदांता ही हमारे रडार के ऊपर है। शायद आपको याद हो तो लास्ट वीक में वेदांता हमने 450 के आसपास रिकमेंडेशन दिया था बाई का। 470 के हमारे टारगेट थे बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस ओनली। लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि 469 471 से रिट्रेस होके वापस नीचे क्लोज दे रहा है। लेकिन जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है वेदांता की, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न या तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट आप बोल सकते हो। फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ही हमने 450 के आसपास इसका कॉल दिया था, तो वहां पे वो ब्रेकआउट भी एक पैन आउट है। जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली वेदांता करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आता है 465 के आसपास तो वहां पे एक बार लॉन्ग करना चाहिए। नीचे में जो भी हमें स्टॉप लॉस रखना है वो 455 का रखना है। अगर 455 के लेवल ब्रेक नहीं होते तो चांसेस है आप ऊपर में यहाँ से वापस 490 500 तक की एक रैली जरूर से देख सकते हो। साथ ही साथ जो एक दूसरा कॉल हमने डिस्कस किया था वो था हिंडाल्को। हिंडाल्को भी हमने कहीं ना कहीं 650 के आसपास डिस्कस किया था। 670 के टारगेट अचीव करके स्टॉक यहाँ पे भी रिट्रेस कर रहा है। तो ये जो बाइंग ये जो रिट्रेसमेंट आया है वहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको हिंडाल्को में भी देखने को मिलेगी। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है 660 655 तक हमें लॉन्ग करना चाहिए। 650 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है यहाँ पे भी आप 700 तक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो टारगेट की। तो वेदांता एंड हिंडाल्को दोनों हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। ऑलराइट, तो वेदांता और हिंडाल्को दोनों ही काउंटर्स पर नज़र रखिए। और किरण जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि निचले स्तरों से जो आपकी रिकमेंडेशन थी हमारे दर्शकों को उसका फ़ायदा आई होप ज़रूर हुआ होगा। और आप देखिए अभी भी ये दोनों काउंटर्स में किरण जी ने अपनी राय दी, फ़िलहाल पसंद ज़रूर आ रहे हैं। पर इसी के साथ अगर हम देखें तो इंडस टावर्स यहाँ पर प्री ओपन में लगभग 8 करोड़ शेयरों के कई सौदे हुए हैं। ये जो पूरी ब्लॉक डील देखने को मिल रही थी जहाँ पे वोडाफोन PLC जो है अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे वो होती हुई दिख रही है। यहाँ पे 3% इक्विटी के बड़े सौदे जो हैं इंडस टावर्स में हमने देखे हैं। देखते हैं प्री ओपन में क्या कुछ रेट इंडिकेशन यहाँ से आता है। आज श्रीराम फाइनेंस पर भी नज़र रखिएगा क्योंकि यहाँ पे जेफरीज की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वो ये भी बता रहे हैं कि ग्रोथ आउटलुक काफ़ी स्टेडी है, एसेट क्वालिटी होल्ड अप कर रही है। साथ ही उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 3670 के अपने टारगेट्स दिए हैं। एक बार आपसे समझना चाहेंगे अवनी कैसे ट्रैक कर रही हैं आप इस काउंटर को, क्योंकि निचले स्तरों से शानदार रिकवरी रही है पर क्या 3200 के ऊपर निकलने के लिए तैयार है ये?
जी बिल्कुल, यहाँ पे 2 दिनों से हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी देख रहे हैं और ये रिट्रेसमेंट का नीचे के स्तरों पे सपोर्ट है 3100 का। तो शायद 3100 तक रिट्रेस हो सकता है, लेकिन उसके नीचे नहीं लग रहा है। वहां से फिर से एक बार बाउंस बैक होगी, एक अच्छी रैली हमें देखने मिल सकती है और ऊपर की तरफ ये 3300 तक चल सकता है। ठीक है अवनी, एक दो शेयर जरा और चेक करना है। जब से नए लिस्ट बनी है ना ये शेयर्स की F&O वालों की, उसमें से भी काफ़ी बढ़िया प्ले मिल रहे हैं। सोना कॉमस्टार कल हमने नोटिस करवाया था, कल वो 2.5% ऊपर जाके बंद हुआ है। आज भी चल सकता है क्या? बिल्डअप तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सोना कॉम लिखोगे ना आ जाएगा, 690 का रेट है। जी यहाँ पे भी जो है वो रिट्रेसमेंट ज्यादा नहीं होगा, अराउंड 685 के आसपास ये सपोर्ट लेकर के फिर से हम इसमें उछाल हो सकती है। ऊपर के तरफ इसका रेजिस्टेंस बनता है करीबन 712 तक। तो 712 पे अगेन वहां पे जो भी नीचे के स्तरों पे बाइंग करते हैं वो वहां पे बुक कर सकते हैं, क्योंकि वहां से फिर से रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो करंट लेवल्स पे आप बाय करें, नीचे 685 तक आता है तो और भी अच्छा है। 712 का टारगेट रहेगा और आपको इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 678 का। अडानी ग्रुप के शेयर्स में से कुछ कुछ में प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हुई है। अवनी जरा आप ही चेक करना, अडानी, ग्रीन्स, ATGL, ये सब F&O वाले शेयर्स हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया स्पार्क जिसे कहते हैं ना एकदम से आया इनमें, जैसे F&O में शामिल हुए हैं। लेकिन कल का दिन ठीक नहीं था, दोनों बकायदा डेज लो पे जाके बंद हुए। आज सेकेंड डे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है क्या? अगर होगी तो कितनी हो सकती है? नियर बाय सपोर्ट क्या है? अडानी ग्रीन्स और ATGL, इन दोनों को ही चेक करना। अडानी ग्रीन्स ने कल जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होता है 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद दे दिया है। तो ये थोड़ा नीचे आ सकता है अराउंड 1145 तक। तो वहां तक ये आ सकता है। बिकवाली आज के दिन में भी हमें दिख सकती है। और ATGL जी अडानी टोटल गैस कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है। इसमें अराउंड 732 का एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। तो 732 के लेवल से एक बाउंस बैक फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर दोनों में सिलेक्ट करना है तो अडानी टोटल गैस के साथ जाना चाहिए। अडानी टोटल गैस 732 रुपए के स्तर पर नजर रखी। कल 2.5% के आसपास की हल्की सी कमजोरी हमने देखी है। हालांकि तेज रफ्तार हाल फिलहाल दिखाई है जब से क्लैरिफिकेशन आया है अडानी ग्रुप की तरफ से। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग। मयूरेश जी, जब महाराष्ट्र चुनाव के जब नतीजे आए ना तो उसके बाद से जो इंफ्रा वाले स्टॉक्स थे अच्छी खासी रफ्तार उन्होंने दिखाई थी, चाहे वो IRB हो चाहे KNR कंस्ट्रक्शन हो, ये तमाम स्टॉक्स चले थे। कल हमने जब देखा कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग गई आखिरकार तमाम गहन मंथन के बाद, उसके बाद कल रियल एस्टेट स्टॉक झूम रहे थे, ओबरॉय रियल्टी या फिर मैक्रोटेक। आज अब शपथ ग्रहण शाम को होने जा रहा है। आप बताएं कि अभी और तेजी हम इस स्पेस में देखेंगे क्या, रियल एस्टेट में या फिर इंफ्रा में, या फिर अब ये सारी चीजें अभी भाव में डिस्काउंटेड हैं? रियल एस्टेट साइकिल में मॉर्निंग अभिषेक जी, देयर इज स्टिल अराउंड 2 to 3 years to go। आई थिंक काफी अधिग्रहण चल रहे हैं, आपने न्यूज देखे ही होंगे। मैक्रोटेक डेवलपर्स एज एन एग्जांपल ने अच्छा खासा गाइडेंस बढ़ाया है ये वित्त वर्ष के लिए। सिमिलरली फॉर ओबरॉय रियल्टी जैसे एग्जीक्यूशन चल रहे हैं इनके प्रोजेक्ट्स के मुंबई में, आई थिंक दे आर सीइंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन एज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक ये स्पेस में जो ट्रैक्शन है ये कंटिन्यू होगा। बट आई थिंक जो हमें के लिए पसंद आ रहा है वो है कैपेसाइट इंफ्रा। हमें लगता है आई थिंक जो ये EPC प्रॉक्सी है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, जो इनके पास ऑर्डर बुक है 9,200 करोड़ के ऊपर का, ये 4 से 5 गुना की रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है अगले 4 या 5 वर्षों के लिए। एट द सेम टाइम आई थिंक अगर हम उनके मिक्स देखें ऑर्डर फ्लो का, तो पब्लिक प्राइवेट के बीच में एक अप्रोप्रिएट मिक्स है। ऑब्वियसली इनकी जो एक्सपर्टीज है हाई राइज बिल्डिंग्स में, बम्बई जैसे शहर हो या अर्बन सिटीज में, आई थिंक वर्टिकल डेवलपमेंट पहले हाफ में देयर इज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेशन की रीजनेबल ग्रोथ रह सकती है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। मार्जिन्स का प्रदर्शन अच्छा रहा है और उम्मीद यही है कि मार्जिन्स मेंटेन कर पाए, व्हिच मींस क्लियरली ऑपरेटिंग लेवरेज विल स्टार्ट प्लेइंग आउट एज दे एग्जीक्यूट वेल इन द सेकंड हाफ इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। बहुत ज्यादा डेट कुछ पे है ही नहीं और इसलिए आई थिंक जो एस्पेक्ट देते हैं बॉटम लाइन ग्रोथ का और रिटर्न रेशियोज का,
ये सिग्निफिकेंटली बेहतर होना चाहिए। तो आई थिंक कैपेसिटी इंफ्रा इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग एट दिस जंक्शन, बट इनके पास आई थिंक प्लेयर्स लाइक एन ओबेरॉय हो, डीएलएफ है, बिल्कुल बने रहेंगे। ओबरॉय डीएलएफ बने रहें। कल अच्छी तेजी हमने ओबरॉय रियल्टी के शेयर में देखी है। वायदा के सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले शेयरों में ये तीसरे नंबर पे था कल ओबरॉय रियल्टी का। अवनी जी, एक और स्पेस रहा कल बजिंग, और हमने देखा कि जब से ये एफएनओ की लिस्ट थोड़ी सी बड़ी हुई है ना, ये स्टॉक्स भी झूम रहे हैं। कल की अगर हम सत्र की बात करें, पेटीएम में हमने अच्छी तेजी देखी, पीवी फिनटेक में अच्छी तेजी देखी, होनासा कंज्यूमर का शेयर चला, जोमेटो में कल बाइंग आ रही थी। इस स्पेस पर आपकी कोई नजर है और कोई ऐसा शेयर जहां पर आपको लगता है कि नहीं स्ट्रक्चर बहुत ही रोबस्ट है, बाइंग करनी चाहिए? जी, नजर पूरी जोमेटो पे ही है। जोमेटो में बाइंग कर सकते हैं, करंट लेवल से ही बाइंग कर सकते हैं। इसमें हम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक करीबन ट्रेडिंग टारगेट जो है वो 296 का रहेगा, और थोड़ा सा अगर लंबा समय दे, 3 से 4 हफ्तों का समय दे, तो ये 300-320 तक जा सकता है स्टॉक। तो जोमेटो में बाइंग बिल्कुल करंट लेवल से कर सकते हैं। चलिए, ये क्लियरली ई रिटेल, स्विगी, जोमेटो, स्विगी इनफैक्ट नतीजे भी आते हुए देखने को मिले लिस्टिंग के ठीक बाद नंबर्स, और उसके बाद हमने मैनेजमेंट से बातचीत भी की, लेकिन क्लियरली कंपैरिजन और स्विगी वर्सेस जोमेटो की चर्चा लगातार होती रहती। और इस वक्त अगर आप देखेंगे प्री ओपन में भी आधे % के मूव्स हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 0.5% 1% के मूव दोनों ही काउंटर्स में देखने को मिल रहा है। ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी स्पेस है जिस पर नजर रहेगी। लेकिन निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन और आज के सत्र को अगर आप देखें, इवेंट स्पेसिफिक है। कल भी हमने काफी सारे इवेंट्स को डाइजेस्ट किया, आज के सत्र में भी इवेंट्स हैं और कल भी आने वाली है क्रेडिट पॉलिसी। तो ये सारी की सारी चीजों पर नजर रहनी चाहिए। प्री ओपन में अगर आप देखेंगे 24,600 के इर्द गिर्द इस वक्त निफ्टी आपको देखने को मिलेगा। कल शाम जेरोम पावेल और ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड के कमेंट्स जो हैं उन पर भी फोकस है। आज ओपेक प्लस की एक इंपॉर्टेंट बैठक है और कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी। इन सारी की सारी चीजों के ठीक पहले और साथ साथ अगर आप देखेंगे तो छोटी मझौली और बड़ी दिग्गज बैंकिंग प्लेयर्स जो हैं, बैंकिंग स्पेस है, फाइनेंशियल स्पेस है, वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो क्लियरली बाजार होपफुल है एक सपोर्टिव मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। 3 दिन की मजबूती के बाद कल के सेशन को कंसोलिडेशन वाला सेशन कहना चाहिए, क्योंकि देखिए दिन भर हमने देखा बाजार वॉलेटाइल मूव्स दिखा रहे थे, संभलने की भी कोशिश की, लेकिन 12 बजे यानी कि सेकंड हाफ के बाद हमने देखा कि वॉलेटिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। क्लियरली 24,500 से 24,600 के आसपास के जोन्स पर लगातार रिजेक्शंस मिल रहे हैं। इस वक्त 24,500 के ऊपर खुलने की तैयारी है, लेकिन ये लेवल सस्टेन होते या नहीं इस पर खास तौर से नजर रखनी होगी, क्योंकि इनडिसाइसिवनेस जो है बुल्स और बेयर्स में हर सेशन में हम देख रहे हैं। ठीक ठाक संकेत वैसे आज के सत्र में एशियाई बाजार से गिफ्ट निफ्टी सुस्त है, लेकिन अमेरिकी बाजार में पॉजिटिविटी है। 2 पैसे मजबूत रुपया खुलता हुआ देखने को मिला है। इन सब के बीच बैंक्स, फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट, ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं जो कि फोकस में हैं। ऑटो कंपोनेंट्स पर किरण जी गुड मॉर्निंग। वैसे भारत फोर्ज पर क्यूआईपी लॉन्च की एक खबर आती हुई दिखी है, लेकिन साथ साथ ऑटो एंसिलरीज में अपोलो टायर्स पर भी एक नजर होनी चाहिए, क्योंकि कल के सत्र में हमने अच्छा एक्शन देखा। ऑटो स्पेस मिक्स बैग जरूर है, लेकिन ऑटो एंसिलरीज पर एक राय आपसे जानना चाहेंगे। भारत फोर्ज करीब 2% की तेजी के साथ खुलने की तैयारी में, और साथ ही अपोलो टायर्स में भी अपमूव। वेरी गुड मॉर्निंग बंसी जी। सो ओवरऑल टायर स्टॉक की हम बात करें तो कल हमने सीए टायर लॉन्ग दिया था 3100 के आसपास, वहां पे हमने देखा 3200 की एक रैली आ चुकी है। अब अपोलो टायर देखिए तो सिमिलर चार्ट पैटर्न हम देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न या तो कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट कंसीडर किया जा सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस या कोई भी टिप आता है 525 तक, तो वहां पे हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 510 के नीचे का मेंटेन कीजिए, और जिस तरह से चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन या तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, हम ऊपर में 570 तक के टारगेट देख सकते हैं। तो ऑटो एंसिलरीज के अंदर टायर स्टॉक्स में लेट लगार्ड मूवमेंट आया है, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है। C8 की तरह आप अपोलो टायर में भी करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं। एक और स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है प्रिसीजन क्रैमशाफ्ट। यहाँ पे आप देखोगे तो 320 के आसपास कोई भी डिप मिलता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो। 300 रुपए के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ओवरऑल यहाँ पे भी चार्ट पैटर्न काफी अच्छी है। आप 360 370 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो।
एंसलरीज पर भारत फोर्ज, साथ ही अपोलो टायर्स पर एक टेक आपको मिलता हुआ। लेकिन अब आने वाले दिनों में सबसे बड़ा इवेंट जो है वो बजट है। फरवरी में बजट पेश होगा, लेकिन इसकी तैयारी जैसे कि हम आपको लगातार बता भी रहे हैं 2-3 महीने पहले से शुरू हो जाती है और 6 दिसंबर यानी कल से वित्त मंत्री जी जो हैं वो सारे के सारे विभाग के इंपॉर्टेंट लीडर्स के साथ बैठकों के दौर शुरू करने जा रही है। ईटी नाउ स्वदेश का भी ये लक्ष्य है कि बजट से ठीक पहले जो भी सारे इंपॉर्टेंट टेक अवेज आपके लिए जानना जरूरी है वो एक एक कर हम आप तक पहुंचाएं, और ऐसी एक एक्सक्लूसिव हम आपके लिए लेकर आए हैं। सरकार आगामी बजट में एलपीजी और पीएनजी ग्राहकों को राहत दे सकती है। क्या है ये पूरी खबर, इससे जुड़ी डिटेल्स क्या है, सारी की सारी जानकारी लेकर हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताएं। देखिए, बजट की तैयारियां शुरू हो गई है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि एलपीजी और पीएनजी कस्टमर्स के लिए राहत की खबर आ सकती है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय ने आगामी बजट में वित्त मंत्रालय से करीब 17,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी अमाउंट की मांग की है। दरअसल ये 2 वजहों से, पहला ये कि आपको जैसा कि पता है कि सरकार उज्ज्वला कस्टमर्स को करीब 300 रुपीज़ की जो सब्सिडी की रकम है वो एवरी डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स पर वो देती है। इसके लिए भी सब्सिडी रकम की ज़रूरत होगी और साथ ही साथ उज्ज्वला स्कीम के तहत कस्टमर्स को फ्री एलपीजी कनेक्शंस भी दिए जाते हैं। लिहाजा पेट्रोलियम मंत्रालय ने करीब 17,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी अमाउंट की मांग की है। इसके अलावा ये जो सब्सिडी स्कीम है वो मार्च 2025 तक इफेक्टिव है और पेट्रोलियम मंत्रालय का ये मानना है कि इस स्कीम को आगे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। लिहाजा अतिरिक्त रकम की मांग की गई है ताकि इस स्कीम को मार्च 2025 के बाद भी जारी रखा जा सके। जाहिर तौर पे एलपीजी कस्टमर्स के लिए राहत की खबर है। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ये भी प्रस्ताव दिया है कि पीएनजी कस्टमर्स के लिए भी एक सब्सिडी स्कीम की शुरुआत की जाए। इसका मतलब ये कि इस प्रस्ताव के हिसाब से जिस तरीके से उज्ज्वला स्कीम के तहत कस्टमर्स को फ्री एलपीजी कनेक्शंस दिए जाते हैं, ठीक उसी तर्ज पर इस नए स्कीम के तहत फ्री में कस्टमर्स को पीएनजी कनेक्शंस दिए जाए। मिनिस्ट्री ने ये मांग की है कि जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं, जो कनेक्शन चार्जेज होते हैं, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको वेव ऑफ कर दिया जाए। इससे देश में पीएनजी कनेक्शंस बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको जैसा कि पता है कि एक पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए करीब 7,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं कस्टमर्स को, और अगर इसको वेव ऑफ कर दिया जाता है तो जाहिर तौर पे काफ़ी फ़ायदा होगा और नए कनेक्शंस बढ़ाने में मदद मिल सकती है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश भर में जो जिस रफ्तार से एलपीजी कनेक्शंस की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, पीएनजी कनेक्शंस की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है और सरकार ये चाहती है कि गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाई जाए और इस बात को ध्यान में रखते हुए नई स्कीम तैयार की गई है। इससे जाहिर तौर पे जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको राहत मिलेगी, उनकी जो कस्टमर बेस है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश ये एक्सक्लूसिव जानकारी लाने के लिए। तो आज इन सभी जुड़ी हुई कंपनीज पर फोकस ज़रूर रहेगा। पर चलिए, अब 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का कि आज खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और आज 9 के नवरत्न लिस्ट लेकर हमारे साथ अशेषा जुड़ चुकी है। अशेषा, गुड मॉर्निंग, बताइए आज कौन से हैं नवरत्न स्टॉक्स? गुड मॉर्निंग सृष्टि। 9 के नवरत्न में सबसे पहले हम इंडस टावर और वोडाफोन आइडिया पर फोकस करेंगे। 3% की ब्लॉक डील हो चुकी है। वोडाफोन पीएलसी ने 3% हिस्सेदारी इंडस टावर्स में बेची है, जिसके चलते इंडस टावर्स में करीब 5% का उछाल प्री ओपन में ऑलरेडी दिख चुका है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो ये खबर तो है ही, लेकिन इसके अलावा 2000 करोड़ का फंड रेज कंपनी कंसिडर करने वाली है और इक्विटी इश्यू के द्वारा ये फंड रेज किया जाएगा। 4.5% की तेजी वोडाफोन आइडिया पर। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। ओपेक प्लस की बैठक है आज और एक्सपेक्टेशन या अनुमान है कि शायद जो रिवाइवल प्रोडक्शन बढ़ाने की पहले मांग की गई थी वो फिर एक बार 3 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। तो सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी और क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स इसके दम पर आज फोकस में रहेंगे। इसके अलावा आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 10 दिसंबर को, जहां पर बोनस इश्यू कंसिडर किया जाएगा
का 4% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। HDFC बैंक पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, उन्होंने न्यूट्रल का स्टैंड बरकरार रखा है। याद रखें कल स्टॉक ऑल टाइम हाई लेवल्स पर था, लेकिन JP मॉर्गन का मानना है कि ग्रोथ कंसर्न्स रहेंगे, जिसके चलते लार्ज कैप में उनका नजरिया ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पर और ज्यादा पॉजिटिव है। भारत फोर्ज QIP खुला, जहां पर 1650 करोड़ कंपनी जुटाना चाहती है। 1323 करोड़ रुपए प्रति शेयर की फ्लोर प्राइस होगी। सुदर्शन केमिकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है आज, जहां पर फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे। ICICI बैंक, जहां पर GST अथॉरिटीज ने मुंबई में कंपनी की 3 ऑफिस पर सर्च ऑपरेशन शुरू किए हैं। सेंटिमेंटली नेगेटिव ICICI बैंक के लिए। नॉर्वे स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हम आज बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प की, जहां पर कंपनी ने नई बाइक लॉन्च की है। UBS की रिपोर्ट आई है, बिकवाली की राय 3430 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। उनका मानना है कि कंपनी ने नई बाइक तो लॉन्च की है, लेकिन फिर भी कंपटीशन इस सेक्टर में बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हीरो मोटोकॉर्प पर भी अपनी नजर रखें। ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन है। खैर ये रिपोर्ट तो अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाली है कि वो बता रहे हैं 3400 का टारगेट है, शेयर चल रहा है 4600 और नई बाइक लॉन्च हुई है। देखते हैं आज इस रिपोर्ट का कितना इम्पैक्ट आता है। एक और चीज़ है, 34 पॉइंट ऊपर आप गिफ्ट निफ्टी देख पा रहे थे नीचे इनफैक्ट, लेकिन मार्केट ने जो फ्रीज दिखाया वो 71 पॉइंट ऊपर दिखाया है। और हैरानी की बात आपको मैं और बताऊँ, 24,500 के ऊपर का गैप है, यानी कि गैप का पहला टिक तो यही आएगा ना। अब तो फ्रीज हो गया, पहला टिक तो ये, भले बाद में आप देखेंगे एक ही मिनट में सारे लेवल्स चले जाएं, वो एक अलग बात है और जा भी सकते हैं हाँ, लेकिन पहला पॉइंट ही 24,500 के ऊपर का रहा है। इट्स अ गुड साइन। शायद या तो किसी को निकलना है या तो इसको कैप्चर करना है। इन दोनों में से चेक करने के लिए पहले 5 मिनट अब आप दे देना, अब आप 24,500 को, ठीक है जी। या तो यहीं पे किसी को निकलना होता है कि आप टॉप पे बेचो और यहाँ से खाली करो, वापस धीरे धीरे करके बाजार नीचे जाएगा, या फिर यहीं पे ट्रैपिंग होनी है। जो 24,500 वाले फंसे हुए हैं उनको पहला ही झटका दे दो गैप करने के बाद। तो इसलिए 5 मिनट लगेंगे सब चेक करने में। पहले 5 मिनट के अंदर देखना है 70 पॉइंट आपके गुम भी हो जाएंगे। दूसरा है 87 पॉइंट के अंदर 53,000 350 के आसपास का बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी स्लाइटली और चल सकता है, थोड़ा सा और, हाँ 53,500 तक मेरी अपनी जो कैलकुलेशंस हैं। लेकिन आपको इन दोनों ही इंडाइसिस में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कहीं भी निचले स्तरों पे आप हो आप, तो मैं छोटी सी एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करो, नहीं तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालो, कुछ तो करो। अगर नहीं करोगे तो बाज़ार में आया हुआ पैसा जा भी सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इतना ही पॉइंट कहने का है। HDFC आज बिल्कुल फ्लैट खुलेगा। रिलायंस आज 5 रुपये ऊपर खुलेगा। ये 2 शेयर हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट शेयर्स होते हैं। मैंने दोनों की ओपनिंग मोटा मोटी आपके सामने रख दी है। अब ज़रा टॉप गेनर्स में आपको दिखाता हूँ जो आज बनने जा रहे हैं मार्केट के अंदर। TCS खुलेगा 1%, इंडसइंड बैंक खुलेगा 0.5%, भारती एयरटेल खुलेगा 1%, श्रीराम फाइनेंस और ट्रेंट भी आज आधे % ऊपर हैं। कहने का मेरे मतलब है कि आज मेरे को थोड़ा समग्रता फिर से दिख रही है। एक सेक्टर का एक भी शेयर रिपीट नहीं हुआ पहले 5 शेयरों में से, तो एक अच्छी चीज़ है। टेलीकॉम, IT, बैंकिंग, फाइनेंस, फिर थोड़ा कंज्यूमर्स, इसका एंगल आपको दिख रहा है, तो ये अच्छा साइन है मार्केट्स के लिए। इसलिए बाज़ार को ज़्यादा डीप करेक्शन नहीं देखने पड़ेंगे, या डीप कट आएगा ही नहीं हो सकता है। लेकिन ऊपर जाते समय भी ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस बिल्कुल नियर बाय खड़े हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 53,500 और उसका 24,500 के आसपास का है। अब आते हैं कमज़ोर काउंटर कौन से, HCL टेक, JSW स्टील और अल्ट्राटेक सीमेंट। ये कुछ आपको काउंटर्स हैं जो 0.5% आज नीचे खुल रहे हैं। मार्केट की हो रही है ओपनिंग, एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ठीक है और टेक्स आना शुरू हुए 35 पॉइंट, 20 पॉइंट ख़त्म, और जो बढ़त थी वो ऑलमोस्ट आधी रह गई अभी, और बैंक निफ्टी तो बाकायदा लाल निशान में आ गया। तो यही बात मैं बस सुबह आपको बस नोटिस कराता, एक जंक्शन है ये, और यहीं पे आके अगर 24,500 टिक गया पहले 5 मिनट में, तो ट्रस्ट में और कवरिंग आएगी मार्केट के अंदर। और अगर 24,500 नहीं टिकता तो फिर बाजार नीचे का थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करवाएगा आपको। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा लाल निशान आ रहा है, ध्यान रखें। 53,500 का रेजिस्टेंस है, 53,000 का एक सपोर्ट है। तो आप बिल्कुल बीच में या तो 200 पॉइंट खोए या तो 200 पॉइंट पाए, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना। ये 53, 200, 250 में कोई एक्शन मत लेना फिलहाल के लिए, थोड़ा रुक जाना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले 5-7 मिनट में अगर कुछ नहीं भी मिलता ना तो छोड़ भी देंगे, तो ऐसा कोई छूटे जी नहीं जा रहा है। ज़्यादा बेहतर तरीका था जब हमने
23,500 24,000 की रेंज में जो माल भरा है जिन लोगों ने, उनका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही गजब का है। अभी जो ऊपर ले रहा है वो तो बस खाना पूर्ति जैसा हो रहा है। 1500 शेयर इस समय भी एडवांसेस के अंदर है। मार्केट की रिदम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये एडवांस डिक्लाइन की रेशियो आपको बता रहा है, इसलिए बाज़ार जल्दी जल्दी नीचे जाएगा नहीं। 6 तारीख की वेट और करेगा। 6 तारीख को तो आपको पता ही है कि 10 बजे से पहले का मार्केट अलग, 10 बजे के बाद का बाज़ार अलग होगा, लेकिन ये आज भी अपने आप को थोड़ा साइडवेज कर सकता है 5 तारीख को भी, क्योंकि कल आरबीआई की बैठक का फैसला आना है जो भी चल रही है। 47 पॉइंट की बढ़त के साथ कोशिश कर रहा है 24,500 के ऊपर निफ्टी टिकने का। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो 1:3 में खड़ी हुई है। बैंक निफ्टी में छोटा सा झटका लगा, थोड़ा HDFC आज नहीं चल रहा है, इस वजह से दिखाना 5-6 शेयर एक साथ दिखाओ। HDFC दिखाओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाओ, TCS दिखाओ, इन्फोसिस दिखाओ, जल्दी जल्दी फायर करते जाओ। TCS दिखाओ, इन्फोसिस दिखाओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, HUL और L&T, ये 6 शेयर का जोड़ा दिखा दो, इससे आपको काफ़ी हद तक लग जाएगा पता। ओके ठीक है, TCS और इन्फोसिस दोनों आज IT कंपनी हेल्प कर रहे हैं, इसलिए आज ये डाइवर्जेंस आपको दिख गया कि आज बैंक निफ्टी नहीं चल रहा जबकि निफ्टी चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ IT कंपनीज। तो आपको दिन भर ना आज IT कंपनीज में से सौदे ढूंढने हैं, क्योंकि सेक्टर टू वॉच हो गया आज का। ठीक है, आप ऐसे पकड़ लेना आप इसको। L&T वगैरह ठीक है, इनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, और HUL भी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तो आज बैंक निफ्टी का डे नहीं है, आज एक्चुअली में निफ्टी का डे बनेगा, और उसमें भी IT का डे बनेगा एक्चुअली में, अगर आप देखना चाहें तो। हीरो मोटोकॉर्प को लेकर जो हमने सुबह आपको सस्पेंस था कि क्या ये आ जाएगा UBS की रिपोर्ट से नीचे, तो ऐसा तो देख के नहीं लग रहा, बल्कि बाकायदा हीरो मोटोकॉर्प तो हरे निशान में है गाड़ी लॉन्च करने के बाद। ये आप देख पा रहे हैं 26 रुपये ऊपर है। UBS ने कहा है कि 3400 आएगा, पता नहीं कैसे हो जाता है कैलकुलेशंस। 48 पॉइंट, अब 50 पॉइंट बैंक निफ्टी के चले गए हैं। बैंक निफ्टी अपने क्रूशियल लेवल को 53,200 के भी नीचे आने की कर रहा है तैयारी। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, अभी कोई जल्दबाजी वाले फैसले आप ना लेना। अब आ जाते हैं टॉप गेनर्स, इसके अलावा कौन कौन से शेयर्स और चल रहे हैं मार्केट में, फिर हीट मैप दिखाएंगे। इंडस टावर, परसिस्टेंट दिखाते जाओ स्क्रीन पर, नौकरी, आयरडा, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज चले। इंडियन होटल्स, आज एक हमारे मेहमान की कॉल थी, बाकायदा आज साल का हाई टेस्ट किया। फेडरल बैंक ने साल का हाई टेस्ट किया। कफोर्ज परसिस्टेंट ने भी साल का आज हाई टेस्ट किया है। इसके अलावा जो शेयर आज चल रहे हैं उसमें है दीपक फर्टिलाइज़र 2.5%, HEG ऊपर है आज, और तेजस नेटवर्क भी करीब 3% आपको ऊपर दिखेगा। आज साल का हाई टेस्ट करने वाला शेयर एक E-क्लार्क्स भी है, और ओबरॉय रियलिटी ने भी आज साल का नया हाई टेस्ट किया है। डिविस लैब के अंदर कट करीब 5% का हो चुका है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और होनासा और ग्रेफाइट भी आज करीब आधे से 1%, 1.5% तक ये शेयर्स नीचे हैं। तो अमूमन शेयर्स मैंने आपको बता दिए, थोड़ी स्ट्रगल हो रही है 24,500 के नीचे, 500 के आसपास, बट बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके अपना चार्म आज का खोता जा रहा है। जब तक अब HDFC ऊपर या फिर और कोई बड़ा बैंक ऊपर नहीं आता, अब बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्पीड बची नहीं है। 53,500, 53,000 की रेंज आज की बैंक निफ्टी की डिफाइन सी लग रही है। हीट मैप स्क्रीन पर फटाफट से ले आओ, फिर मेहमानों की तरफ चलेंगे ताकि आपको ओपनिंग के ट्रेड दिखा पाए। जल्दी जल्दी हीट मैप फायर करना ताकि हम ज़्यादा समय न लें, क्योंकि जो बात बतानी थी वो मैंने ऑलमोस्ट बता दी है। इंडिया विक्स अभी 0.5% ऊपर है, ये भी नोटिस करवा देता हूँ मैं आपको। तो इसमें भी कुछ मेरे को खास एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा, मैं आपको सच्चे बताऊँ, आज मेरे को इंडेक्स में कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा। कल तो फिर भी मैं बैंक निफ्टी के साथ थोड़ा बुलिश था और 500 पॉइंट ऊपर आए। आज तो मेरे को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक रेंज के लग रहे हैं। कल तो होगा ही होगा, क्योंकि 10 बजे तक कुछ नहीं होना, लेकिन आज भी मेरे को लग रहा है मार्केट पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। ये निफ्टी बैंक आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें RVL बैंक तो F&O बैन में है, मनापुरम भी बैन में है, और ग्रैनुलस इंडिया भी बैन में है। निफ्टी मेटल का इंडेक्स आप अपनी स्क्रीन पर देखें, इसमें भी कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं दिखेगी। आज आप देखना सेक्टोरियल इंडाइसिस में या तो थोड़ा बहुत आपको दिखेगा इसमें IT के अंदर दम, थोड़ा बहुत IT के अंदर दम दिखेगा, थोड़ा बहुत फाइनेंस की कंपनीज के अंदर दम दिख सकता है। ये मेरे को आज सेक्टोरियली चर्निंग के तौर पर 2 सेक्टर्स दिख रहे हैं, अदरवाइज़ कोई भी सेक्टर आज मेरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा, खींच नहीं रहा है। ये IT का इंडेक्स है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था। आप देखेंगे सभी के सभी 8 शेयर की सूची है, 8 के 8 आपको हरे निशान में दिखेंगे, और सबसे कम बढ़ने वाला भी करीब 0.25% है इस तरह के मार्केट के अंदर। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। और अभी तो फिलहाल मार्केट पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है।
आप 24,500 के आसपास ही भी कशमकश चल रही है, जिसके बारे में सुबह भी आपको जिक्र कर रहा था। ये अभी कशमकश 5 मिनट और देख लो, फिर उसके बाद कोई फ़ैसला लेना क्या करना है क्या नहीं करना। अगर हमारे को कुछ भी समझ में आएगा, कुछ इंटरेस्टिंग कॉल्स वगैरह कुछ भी दिखेगा तो मैं ज़रूर आपके सामने साझा करूँगा। अब मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ओपनिंग के सौदे रख रहे हैं। तो चलिए हमारे मेहमानों से शुरू करेंगे उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना, पर उसके पहले 1 मिनट डीवीज लैब पर फोकस डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी खबर आई है और जो एक मेजर कट आप देख रहे हैं आज लगभग 5% का, उसकी वजह ये है कि डीवीज लैब जो कि नोवार्टिस को एपीआई प्रोवाइड करती है, इनकी एक हार्ट फेलियर की ड्रग जिसका नाम है एंट्रेस्टो का, अब यहाँ पे यूएस कोर्ट में मामला चल रहा था, क्योंकि नोवार्टिस जो है एक पर्टिकुलर ये ड्रग बनाती थी और इसके जेनरिक वर्जन को बनाने के लिए एमएसएन नाम की कंपनी ने अर्जी दी थी। पहले कुछ अटकलें ज़रूर आई थी कि एमएसएन जो फार्मा कंपनी है वो ये ड्रग नहीं लॉन्च कर सकती है, जो कि डिवीज़ के लिए पॉजिटिव माना जा रहा था, पर अब यूएस कोर्ट ने उसको हरी झंडी दे दी है। इसका मतलब है कि अब जेनरिक वर्जन भी आएगा इस दवा का, और आमतौर पे यही माना जाता है कि नोवार्टिस पे इसका असर देखने को मिल सकता है सेल्स पे, और उसका इम्पैक्ट डिवीज़ पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये उसी को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो डिवीज़ लैब पे आज जो है एक मेजर कट यहाँ पे 5% का हम आते हुए देख रहे हैं। मयूरेश जी, अगर आप इस न्यूज़ फ्लो को ट्रैक कर रहे हैं तो कोई टेक डिवीज़ लैब पे, क्योंकि हाल फिलहाल देखिए दोनों ही चीज़ें हैं। डिवीज़ लैब सीडीएमओ सेगमेंट की बुलिशनेस को लेकर, सेक्टर आउटलुक को लेकर अच्छा परफॉर्म ज़रूर कर रहा था, बट आज की जो ये गिरावट है इसे कैसे देख रहे हैं आप? खबर की थोड़ी देखनी पड़ेगी, आई थिंक फाइनेंशियल इम्पैक्ट कैसे आ सकता है बिकॉज ऑफ अ न्यू प्लेयर एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू। बट ऑब्वियसली आई थिंक अगर आप ये स्पेस देखें तो दो चीजें हो रही है। एक, आई थिंक आफ्टर द बायोसिक्योरिटी एक्ट हैज बीन पास्ड इन द यूएस, अगर ट्रम्प साहब कुछ लाते भी हैं टैरिफ इम्पोजिशंस, a lot of companies who are catering to that biosecurity aspect US markets को लेके, वहां पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। Obviously, I think China plus one will favor a lot of our CDMOs to contract manufacturing players like the BBs, like the Laurus, like the Syngene to a large extent. और इसलिए मुझे लगता है कि जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज रहेंगी ये काफी वास्ट रह सकती है फॉर बोथ दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर। दूसरी चीज ऑब्वियसली आई थिंक जो हनप हुआ है स्टॉक में निचली स्तरों से, बिकॉज नंबर्स हैव बीन रियली सॉफ्ट फॉर दीवीज, बट द मैनेजमेंट को अभी भी लगता है जो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है इनके काकीनाडा प्लांट में, आई थिंक दे शुड कंटिन्यू एट अ स्टेडी पेस। और अगर ये सारी चीजें और अटकलें एक साथ आती है तो मुझे लगता है आई थिंक ये जो न्यूज है इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट डेफिनेटली देखना पड़ेगा, बट आई थिंक देयर विल बी अ लॉट मोर वर्क दैट माइट कम टू प्लेयर्स लाइक अ दीवीज और अ लॉरस और अ सिंजीन over the next few quarters. तो शायद ये न्यूज मार्केट और डीवीज शायद बचा ले in terms of the financial impact that can come through, but market opportunities मेरे ओपिनियन में काफी बड़ी है। Obviously you can argue सृष्टि के valuations बहुत महंगे हैं at this juncture, and I completely agree कि valuations premium side पे है, but अगर opportunities आती है, numbers आते हैं, ये execute कर पाते हैं, तो मुझे लगता है I think वो premium valuations शायद sustain हो। तो मुझे लगता है मार्केट ये न्यूज को बचा लेगा टू सकता। राइट तो उम्मीद है कि मार्केट इस न्यूज़ को पचा ले, पर कई दिनों से मामला चल रहा था, तो एक नंबर हम भी रखना चाहेंगे दर्शकों के सामने, जहां पर कोटक सिक्योरिटीज़ की जो रिपोर्ट थी उनका मानना था कि एंट्रेस्टो ये पर्टिकुलर ड्रग जो है उनके ओवरऑल रेवेन्यू में करीब 8% कंट्रीब्यूट करता है। तो देखते हैं इस तरीके का क्या इम्पैक्ट होता है डिवीज़ लैब पर जी हाँ, आज नेगेटिव रिपोर्ट और नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के चलते इम्पैक्ट ज़रूर है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे एक्सपर्ट से उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। और किरण जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए मार्केट खुलने के बाद किरण जी कहां पर है आपकी नजर? सो ओवरऑल आप देखोगे तो कैश स्टॉक्स काफी सारे हैं जहाँ पे हम अपस्विंग देख रहे हैं। तो रूपा एंड कंपनी हमारा पहला पिक रहेगा। मार्केट ओपन होने के बाद एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, साथ ही साथ एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें इंट्राडे के ऊपर मिल रहा है। तो जिस तरह से मार्केट ओवरऑल तो कल आरबीआई की पॉलिसी है तो थोड़ा शांत रहेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैश स्टॉक्स के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे एक मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो रूपा एंड कंपनी करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए, 264 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रखना है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू वो 255 का रहेगा। अगर 255 ब्रेक नहीं करता है तो चांसेस है आप ऊपर में 280-85 तक की एक रैली देख सकते हो। और अगर आप पोजिशनल व्यू 3-4 दिन तक होल्ड कर सकते हो तो 300 तक के लेवल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो डेफिनेटली रूपा करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए।
ऑल राइट तो ये दो काउंटर्स किरण जी की तरफ से यहाँ पर हमको ध्यान दे रहा है, पर इसी के साथ अवनी, अब आपसे भी समझना चाहेंगे कि आपके रेडार पे कौन से काउंटर्स हैं। जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा अपोलो टायर्स में। तो अपोलो टायर्स ने कल एक जो गैप फिल हुआ था अराउंड 25 सितंबर को, वो फिल हुआ है और आज उसके ऊपर ही खुल के ये सस्टेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली होनी चाहिए। सो इंट्राडे के लिए अगर आप देखें तो इसमें 532 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट लेवल पे हम खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर 553 का इसका टारगेट रहेगा। ऑल राइट तो अपोलो टायर्स यहाँ पर आपको रखनी है नज़र, और क्या शानदार मूव आते हुए हमने इस काउंटर में देखा है। मैं देख पा रही हूँ लगातार 4 दिनों से एक अच्छी तेज़ी है, अभी भी भरोसा कायम है अवनी का। यहाँ पर आप खरीदारी करके ज़रूर चल सकते हैं। तो टायर काउंटर्स पे अवनी की नज़र ज़रूर है। साथ ही हमने किरण जी की भी राय जानी, उनके टॉप बेट्स देखे। पर इस बीच अगर हम एक बार इंडेक्स लेवल पे देख लें तो हालांकि निफ्टी बैंक सपाट है, निफ्टी 50 जो है वो हरे निशान में है, पर इंडिया विक्स को भी ध्यान में रखिए क्योंकि 15 के आसपास आने की तैयारी है। अभी तो थोड़ा सा दूर ज़रूर है, पर 2.5% की तेज़ी जो है इंडिया विक्स फिलहाल आपको दिखा रहा है। आज देखें तो आईटी काउंटर्स लीड कर रहे हैं, जिसमें टीसीएस और इन्फोसिस निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। किरण जी, कोई आईटी काउंटर जो कि आपके रेडार पे हो और जहां पर अभी फ्रेश बाय इनिशिएट कर सकते हैं? सो लार्ज कैप में अगर हम देखें आईटी काउंटर में, तो टीसीएस के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। टीसीएस में जिस तरह का एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्लियर कट ब्रेकआउट है। स्टॉक में कहीं ना कहीं 100 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस था, उसको भी 3 दिन से वो कंसोलिडेट करके अब यहाँ पे हम एक ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो टीसीएस में डेफिनेटली आप ध्यान दे सकते हो, करंट मार्केट प्राइस से आप बाई करो। कोई भी डिप आता है तो वहां पे भी आप लॉन्ग कर सकते हो। पोजिशनल स्टॉप लॉस 4300 का मेंटेन कीजिए, और ऊपर में कहीं ना कहीं ये वापस 4500 तक जा सकता है। तो ओवरऑल चार्ट सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली यहाँ पे एक बार के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा एक कॉल है, थोड़ा रिवर्सल कॉल है, वो है बिरला सॉफ्ट। आप अगर बिरला सॉफ्ट का चार्ट देखोगे तो 840 850 से एक स्टेडी हमने करेक्शंस देखा, फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड करा था। अब वहां से उस फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। नो डाउट स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। 200 डेज मूविंग एवरेज को ये चैलेंज कर सकता है जो 660 665 के आसपास है। तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। स्टॉप लॉस जो रखना है वो 590 का रखना है। 590 के स्टॉप लॉस से आप बाई कीजिए। ऊपर में 660 तक जाने की गुंजाइश बिरला सॉफ्ट रख रहा है। तो बिरला सॉफ्ट एंड जीसीएस बोथ हैव द प्रिफर्ड पिक। लीड करता हुआ इस वक्त मार्केट में, और इसमें हमारे एक्सपर्ट्स के भी फोकस रेडार पर टीसीएस और साथ ही बिरला सॉफ्ट के काउंटर्स। लेकिन इस बीच बाजार जो है एक रेंज में आपको नजर आएगा, लेकिन बायस जो है टुवर्ड्स पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे। ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन है, मिड कैप स्मॉल कैप में आप मजबूती देखेंगे। 24,500 के ऊपर अब भी आज शुरुआत होने के बाद हम टिके हुए हैं। भले ही बैंक निफ्टी से आज इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ ही निफ्टी ने जो लेवल्स को सस्टेन किया है, इस पर नजर होनी चाहिए। ऐसे में आपको सेक्टर स्पेसिफिक मौके मिलेंगे और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक चुनिंदा पॉकेट्स हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन है। नजर नहीं हटनी चाहिए डिफेंस स्पेस से। HAL, BL, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। पिछले दिनों डिफेंस मिनिस्ट्री से नए ऑर्डर्स की खबरें भी आती हुई देखने को मिली, जिसके चलते इन स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। आईटी सेक्टर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर भी अच्छा खासा एक्शन, चाहे फिर वो लार्जर प्लेयर्स हो या छोटी मझौली आईटी कंपनियां हो। KPIT टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। और साथ ही फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक स्पेस भी डिफेंसिव के तौर पर बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। आईटी पैक से ही शुरुआत करेंगे। मयूरेश, आपसे एक बार जानना चाहूंगी, KPIT टेक्नोलॉजीज, JP मॉर्गन इनफैक्ट एंटिसिपेट करके जा रहा है कि यहां से 40% के अपसाइड भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में टाटा एलेक्सी को भी जोड़ दीजिए। पर्सिस्टेंट सिस्टम, मिड कैप आईटी प्लेयर्स में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। कनेक्टिंग सेक्टर, ग्लोबल मार्केट का भी असर पड़ता है इस पे। बिल्कुल। मॉर्निंग मानसी। तो दो चीजें, एक आई थिंक जो KPIT या सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसी कंपनीज हैं जो ईवी इकोसिस्टम को केटर करती हैं, इनको अच्छे खासे क्लाइंट एडिशंस हुए हैं, अच्छे खासे ऑर्डर विन्स मिले हैं, प्राइसिंग फॉर दीज ऑर्डर्स आर कंसिस्टेंट, और जो पाइपलाइन देख रहे हैं आई थिंक सीम्स टू बी वेरी वेरी रोबस्ट। इसलिए अगर एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स आप कंबाइन करते हैं तो जो रेवेन्यू ग्रोथ है कांस्टेंट करेंसी या डॉलर टर्म्स में ये ठीक ठाक रहनी चाहिए। मार्जिन शुड बी रिलेटिवली स्टेबल एज वी गो अहेड इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल, और इसका आई थिंक खूब फायदा बॉटम लाइन और रिटर्न रेशियोज पे मिलेगा। ऑब्वियसली वैल्यूएशन इज वन एंगल। मिड कैप आईटी के लिए आई थिंक स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन स्टैंडर्ड डिविएशन जो पिछले 5 वर्षों का है या 10 वर्षों का आप मैप करते हैं,
उससे कहीं ऊपर है, बट आई थिंक देयर आर अपॉर्चुनिटीज कमिंग देयर वे फॉर ऑल दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर. Obviously, I think if there is a rate cut scenario, corporate rate cut, tax cut, that is what I'm talking about. कहीं ना कहीं I think जो IT discretionary spending है across industries sectors, वहाँ पे शायद इजाफा देखने मिले, और इसलिए I think ये sector definitely focus में रहेगा. Last but not the least, I think within the spaces itself, I think stocks like Persistent, Emphasis, Coforge, ये हमारे global portfolios में हम होल्ड करते हैं. But जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, I think these stocks are at much lower levels. वैल्यूएशंस महंगे हैं, आपको एक्चुअली थोड़ा करेक्शन देखना पड़ेगा within a few names within the mid cap IT basket, but generally as a theme, I think earnings should continue doing well, and mid cap, in my opinion, as I've always maintained, should largely outperform large cap IT. तो आईटी स्पेस पर टेक्निकल और साथ ही फंडामेंटल नजरिया आपको मिलता हुआ, और इसमें चुनिंदा प्लेयर्स जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए इसे लिस्ट डाउन जरूर कीजिएगा. डिफेंस प्लेयर्स अगर देखें, डिफेंस सेक्टर में रक्षा मंत्रालय से 21,800 करोड़ के 5 रक्षा खरीद प्रस्ताव को पिछले दिनों मंजूरी मिलती हुई दिखी थी, और इसके ठीक बाद HAL, BL, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यहाँ पर मजबूती थी. आज के सत्र में भी HAL, BL के स्टॉक प्राइसेस अगर देखेंगे, BDL में आज एक्शन नहीं है, लेकिन HAL, BL जैसे स्टॉक्स है जहाँ पर मूव्स जो हैं पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं. अवनी है हमारे साथ. अवनी, एक बार आपसे जानना चाहेंगे. ओके, हमारे साथ किरण है. किरण, आपसे जानना चाहेंगे HAL, BEL, डिफेंस क्षेत्र आज भी अच्छी मजबूती के साइंस दिखाते हुए. सो HAL की अगर हम बात करें पहले, तो यहाँ पे क्लियर कट हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है. 100 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, जिसके चलते स्टॉक में थोड़ा हम कॉशियस अप्रोच रख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पिछले 3-4 दिन का कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए. ड्यू टू वोलेटिलिटी स्टॉक में काफी रहती है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है. 4450 के स्टॉप लॉस के साथ करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए. इमीडिएट लेवल पे 4800 तक जा सकता है HAL, तो डेफिनेटली HAL करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं. BEL की बात करें तो BEL ऑलरेडी हम 260-265 से लॉन्ग की सलाह देते हुए आ रहे हैं. अब कल की जो कैंडल है वो एक नेगेटिव कैंडल बनी हुई है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए. यहाँ पे कोई भी डिप आता है 300 के आसपास, तो वहां पे लॉन्ग कर सकते हैं. तो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप HAL लॉन्ग कर सकते हैं. BEL में थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए. तो चलिए, ये राय इस वक्त आपको मिलती हुई, और इसके अलावा अगर आप देखिए और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पर एक नज़र अगर डालें, आईटी सेक्टर के साथ साथ आज फॉर अ चेंज कंजम्पशन थीम, कंजम्पशन स्टोरी भी है, FMCG पैक भी है जहां पर मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं. ऑटोमोबाइल स्पेस है, हल्की ही सही, लेकिन यहां पर भी मजबूती आप देख पाएंगे. आईटीसी के चार्ट्स को देखें, करीब आधे % की तेजी. HAL में भी तेजी के साइंस देखने को मिलेंगे. साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जहां पर कुछ हद तक एक्शन जरूर. इसके विपरीत मेटल्स, PSU बैंक, एनर्जी, रियल्टी, फार्मा, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आप बिकवाली का दबाव देख पाएंगे. लेकिन फार्मा स्पेस में भी चुनिंदा प्लेयर्स जो हैं जहां अच्छी मजबूती आज दिन की शुरुआत से देखने को मिली. टोरेंट फार्मा के चार्ट्स को देखना चाहिए, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर और साथ ही मैक्स हेल्थ केयर, तीनों के चार्ट्स मजबूती की तरफ इशारा करते हुए. टोरेंट फार्मा अच्छी तेजी के बीच कामकाज शुरू हुआ किरण जी, उसके बाद उन्हीं लेवल्स पर एक रेंज में फिलहाल सस्टेन करता हुआ. हालांकि फार्मा स्पेस आज परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक का वॉलेटाइल मार्केट्स में एज डिफेंसिव नजर जरूर रहनी चाहिए. सो टोरेंट फार्मा की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने बताया कि ओवरऑल फार्मा के अंदर हम सिलेक्टिव स्टॉक देख रहे हैं जहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट है, तो टोरेंट फार्मा वन ऑफ देम. काफी अच्छा एक पैटर्न है. इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर तो क्लियर कट एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है, तो करंट मार्केट प्राइस से यहाँ पे एक लॉन्ग करना चाहिए. कल का जो लो है मेरे हिसाब से वही है, एक स्टॉप लॉस बन रहा है, तो कल के लो के साथ जो 3300 के आसपास का लो है वही हमें स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए. ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है. कोई भी डिप आया तो डिप में भी आप लॉन्ग कीजिए. ऊपर में 3500 तक की टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से रिस्क रेशियो जो है रिवॉर्ड 1:1 है, लेकिन लॉन्ग करके जाना चाहिए. प्लेटफॉर्म स्टॉक्स, एक्सचेंजेस से जुड़े स्टॉक्स जो हैं वहां पर आज अच्छी मजबूती है. BSE लिमिटेड के चार्ट्स देखेंगे, एक शार्प स्पाइक वहां देखने को मिलेगा. CDSL 3% तक की तेजी यहां पर भी नजर आएगी. कैम्स पर भी एक नजर होनी चाहिए, वहां पर भी अच्छी तेजी के साइंस देखने को मिल रहे हैं. और साथ ही MCX और इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, सारे के सारे स्टॉक्स में हरे निशान के साथ कामकाज. तो क्लियरली एक्सचेंज स्टॉक्स में अच्छी तेजी आज के सत्र में. अजीत मिश्रा है हमारे साथ. अजीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर. एक तो आपके ओपनिंग ट्रेड्स और साथ ही BSE लिमिटेड, CDSL, कैम्स, इन सारे स्टॉक्स की जो मजबूती है इसमें अगर आपकी कोई टॉप पिक हो. शुक्रिया मानसी. तो मानसी देखिए, जिस तरीके से मार्केट में
3-4 दिन की तेजी के बाद एक थोड़ा सा ब्रीदर दिख रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक होने की जरूरत है आज, क्योंकि एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा बहुत उसकी वजह से आपको इंडेक्स शायद रेंज बाउंड ही नजर आएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल रही हैं। आप आईटी और बैंकिंग, ये दो की सेक्टर्स है जिसको हम फोकस कर रहे थे जब रिकवरी की स्टार्टिंग हुई थी तब से ही, और तब से ही आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रही है। तो डेफिनेटली वहां पे आपका फोकस जरूर होना चाहिए। और जैसे कि कल हमने देखा था कि पीएसयू पैक में काफी अच्छा इंटरेस्ट था। एसबीआई विद इन दी पीएसयू पैक, मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे और अपमूव की गुंजाइश बाकी है। 890 900 तक के लेवल्स पॉसिबली आपको दिख सकते हैं। तो 848 के स्टॉप लॉस के साथ आपको एसबीआई को देखना चाहिए। साथ ही साथ जैसे कि आपने बताया, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में डेफिनेटली अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो सीडीएसएल में बेसिकली काफी लंबे टाइम बाद एक कंसोलिडेशन जो कि अपने रिकॉर्ड हाइज के पास था, उसका एंड हुआ है। स्टॉक ऑलरेडी 3.5% ऊपर हो चुका है, रिकॉर्ड हाई पे है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, बट मुझे एंटिसिपेशन है कि ये मूव कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पे भी लॉन्ग की रिकमेंडेशन होगी करीब 1720 के स्टॉप लॉस के साथ 1950 तक के पोजीशन टारगेट के लिए। ठीक है अजीत सर, आपके दोनों शेयर्स हमने नोटिस कर लिए मार्केट के खुलते सार ही। अब जरा कुछ एक और शेयर मेरी तरफ से भी आप जरा बताइएगा कि इनमें क्या करना चाहिए। मैं जरा बस एक ओपन कर दूं। यस, टाटा एलेक्सी हम आपको पिछले 3-4 दिन से नोटिस करा रहे हैं। आप देखो 7300 का शेयर हो गया। ये 7000 से पहले हमने आपको नोटिस कराया था और मेरे को शायद चौथा दिन हो गया है रोज़ टाटा एलेक्सी में आपको दिखाता हूँ। और जब सीरीज़ की शुरुआत हुई थी तभी से इसने, कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो वैसे दिखने लग गए थे और लग रहा था कि सीरीज़ के कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर। और आप देखो इसका दिखाना जरा 5 दिन का चार्ट दिखाओ, 5 डेज़ ओनली, या 3 डेज़ दिखाओ या 5 डेज़ दिखाओ, जैसे भी आप दिखा सको एक बार दिखाओ। तो आप देखेंगे टाटा एलेक्सी बढ़िया शेयर चला हुआ है। अजीत सर, क्या इसकी प्रॉफिट बुकिंग करनी है कि अभी और चलेगा? 7400 तक के ज़्यादातर लोगों ने टारगेट दिए थे। ये देखिए 600 रुपये चला है सिर्फ 7 दिन में, 9%। देखिए डिब्बी, काफी लंबा टाइम हो गया इसको कंसोलिडेशन में ना। अगर आप देखेंगे तो 2022 अगस्त में इसने अपने हाइज बनाए थे, उसके बाद से ये एक रेंज में ये स्ट्रगल कर रहा था। तो मेरे हिसाब से अभी ये बिगनिंग है एक रिकवरी की, क्योंकि अभी आपने लोअर बैंड करीब 6000 के पास रीटेस्ट किया था, वहां से आप रिकवरी देख रहे हैं। कल स्टॉक ने, इनफैक्ट आज के सेशन में स्टॉक ने अपने 200 डेज को भी रिक्लेम कर लिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना चाहिए। यहाँ पे आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस करीब 7170 के पास बनता है, जो कि 100 EMA के पास का जोन है। तो अगर आप ओके हैं उसके साथ तो डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपने 6800 7000 के पास बाय किया था, थोड़ा बुक करना चाहिए, पार्शली यू कैन डेफिनेटली डू दैट, बट रिमेनिंग के लिए 7170 के स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करना चाहिए। इसी स्विंग में शायद 7600 7700 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाए। ये बात आपकी ठीक है सर कि अभी थोड़ा और चलता हो सकता है सीरीज़ के अंदर, क्योंकि मैंने भी इसके चार्ट जैसे आप बोल रहे थे वैसे चेक कर रहा था मैं। देखो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा ख़राब हुआ है नए वालों के लिए, अगर थोड़ा पहले ले लिया होता तो ज़्यादा ठीक था, लेकिन फिर भी 7170 अब जिनके पास पड़ा वो एक स्टॉप डालें और नया टारगेट के लिए अचीव करें। ट्रेड जब ग्रिप में आ जाए ना तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वन ऑफ द फाइनेस्ट तरीका है। सौदा ग्रिप में आ जाए फिर पूरा पैसा बनाओ ना। आधा अधूरा पैसा बनाने से क्या होता है, फिर आपकी आंखों के सामने यही 7300 वाला 7500 हो जाएगा। आपको जो 300 रुपये आया है उसकी खुशी नहीं होगी, जो 200 रुपये चले गए उसका दुख ज़्यादा होगा कि हे भगवान हम थोड़ा सा और रख लेते, हमने सौदा ले ही लिया था, रिस्क ले ही लिया था, प्रॉफिट में आ ही गए थे, तो 200 रुपये और रख लेते, एक दिन और रख लेते तो 200 रुपये हमको मिल जाते। ये मानसिकता बता रहा हूँ मैं आपको ट्रेडर्स की, स्विंग ट्रेडर्स की टिपिकली, है ना। तो फिर होता क्या है ना, आपके मज़े में खलल पड़ जाता है। तो इसलिए थोड़ा और सही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना इस समय सबसे बेस्ट तरीका है। अभी आप CDSL की बात बोल रहे थे, वो तो ठीक है वो शेयर। तो सर एक और शेयर मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है, ज़रा उस पर भी आपका रिकमेंडेशन चाहिए। जस्ट मिनट में उसका नाम बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट सर। यस, वो शेयर है कफोर्ज। सर कितना और चल सकता है ये कफोर्ज? अजीत सर एक बार जरा चेक करना। देखिए डिब्बी, यहाँ तो आप देखेंगे तो एक वन साइडेड जो रैली है मई मंथ से जो शुरू हुई थी करीब 4000 से, बीच बीच में थोड़े बहुत पॉज जरूर आए हैं, मार्जिनल गिरावट जरूर आई है, बट बहुत स्ट्रांगली उस मोमेंटम को ये मेंटेन किया हुआ है। अभी भी काफी टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था ये पिछले करीब 7-8 दिनों में, बट आज दोबारा से यहाँ पे आपको ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक
ट्रेंड पॉजिटिव है, स्टॉक अपना बायस मेंटेन किया हुआ है, तब तक आपको बने रहना चाहिए। यहाँ पे 8600 के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस पे मेरे हिसाब से आपको पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए और ट्रेल करते रहना चाहिए। हर 3-4% के मूव पे करीब 1-1.5% आप ट्रेल करते रहिए। यही एक तरीका है, मतलब ऊपर पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आप रिकॉर्ड हाई पे हैं। खैर देखते ही देखते इस बीच आपकी बैंक निफ्टी की गिरावट 75 पॉइंट हो गया और निफ्टी भी सारे पॉइंट्स खो रहा है। 2 पॉइंट्स मैंने आपको सुबह ही नोटिस कराए थे। मेरे को आज लगता नहीं कि बाज़ार के अंदर कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आने जा रही है। मैंने आपको वजह भी बताई है। मार्केट के अंदर जो शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर आके चर्निंग होना ज़रूरी है। जो नहीं कर रहे हैं वो मेरे को नहीं पता क्यों नहीं कर रहे हैं, बट डाटा ये अलाउ कर रहा है आपको कि आप कुछ ना कुछ चर्न करो, या तो प्रॉफिट बुक करो, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, या एक छोटे से डिप की और वेट करो। आप क्या यहाँ से बाज़ार रॉकेट की तरह दौड़ जाएगा? ऐसी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। एक और चीज़, इंडिया विक्स 3.5% ऊपर है और ये वापस 15 के आसपास आ गया है। ये 15 के ऊपर आते ही ना आपको चलने नहीं देगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। इंडिया विक्स 15 के ऊपर आके 15 के आसपास आके आपको डिस्टर्ब करेगा, आपके ध्यान को भटकाएगा, या आपके मन को कुछ और तरह की फीलिंग लेकर दिलवाएगा। तो थोड़ा सा इंडिया विक्स को भी आप गौर फरमाइएगा। एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी दिखाना ज़रा, NSE BSE होता है उसमें, और फ्यूचर्स के शेयर्स भी होंगे, ज़रा वो भी दिखाओ रेशो, तो उसके अंदर भी आपको थोड़ा और क्लैरिटी दिख जाएगी। ये मार्केट का बैंड आप देखो कितनी कांटे की टक्कर चल रही है। एडवांस डिक्लाइन F&O के आमने सामने जो कि आपके इंडेक्स को फाइनल करेंगे। BSE और NSE में जो सुबह हमको रेशो मिली थी 1:3 की, वो रेशो 1:2 में या 1.5 में कन्वर्ट होकर रह गई है। दूसरा पॉइंट, यानी कि हम जो तेज़ी है उसको धीरे धीरे करके फेड कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, आज का दिन ना आपके स्ट्रगल का दिन है। आज मार्केट लेवल्स में कुछ नहीं बड़ा नहीं दिखाने जा रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है अभी तक के शुरुआती आंकड़ों से। तो देखते हैं और क्या होता है, बट हाँ शुरुआती आंकड़े कम से कम 12 बजे तक आपको ऐसे ही झूला झुलाते रहेंगे। ये 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, फील गुड फील बैड होता रहेगा और कुछ नहीं होगा, और प्रीमियम्स ईट होंगे। एक कॉल हमको ध्यान है, आपको कल परसों हमने एक एक्सपर्ट से ली थी, शायद मेरे को ध्यान है अवनी भट्ट से हमारी बात हुई थी, 53,500 की बैंक निफ्टी की, सोनी पटनायक से बात हुई थी। तो उस समय एक कॉल थी करीब जहाँ तक मेरे को ध्यान है 584 या 590 560 रुपये की थी। अभी उसकी कीमत है 750 रुपये, यानी कि 200 रुपये बढ़ी हुई है ये कॉल 2 दिन में ही। सोनी पटनायक से हमने पता किया था उस दिन, अनफॉर्चुनेटली हम आपको ये नंबर्स नहीं दिखा पाए थे, और 750 तक का ही करीब करीब शायद टारगेट भी था। तो 750 तक का टारगेट है, 53,500 का। आप अपनी स्क्रीन पर आप बुक करना चाहो बुक कर सकते हो। देखो, समय रहते अंदर आओगे, समय रहते बाहर जाओगे तो शोभा पाओगे। समय रहते अंदर नहीं आओगे, समय रहते बाहर नहीं जाओगे तो फिर शोभा भी नहीं पाओगे। ये शोभा पैसे का मतलब है, ये शोभा वैसे कोई सवरना सजना नहीं है, ये शोभा मतलब पैसे का। पैसा सही समय पर आएगा और सही समय पर आप बुक करके निकलोगे भी। तो बस इतना ही पॉइंट है। नरेश मेरानी भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। नरेश भाई, एक बार जरा आप इंडेक्स को चेक करोगे, इसमें स्ट्रेंथ कितनी है, पावर कितनी है? ये थोड़ा पीछे आके और चलेगा या फिर यहीं से भी चल सकता है? स्पेशली बैंक निफ्टी चेक करना सर। देखिए तो 24,500 एक रेजिस्टेंस था, तो वहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन लॉजिकल है। सेम वे बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट मूव दे दिया है 52,500 800 के ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ा पॉज हो जाए 1-2 दिन के लिए या वोलेटिलिटी रहे तो नॉर्मल रहेगा, बट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। सो बाय ऑन डिप्स रहेगा तो सिमिलरली निफ्टी पे क्लोजर टू 24,400 to 350 के बीच में बाइंग बनता है, 53,100 के आसपास बैंक निफ्टी। ठीक है, तो आप एक कह रहे हैं कि थोड़ा पॉज हो सकता है अगले 1 से 2 दिन के अंदर। ये एक्चुअली थोड़ा थोड़ा मार्केट करके दिखा रहा है। देखो, अब 15 के ऊपर का विक्स आ चुका है फाइनली। विक्स किस चीज़ का? एक तो सूचक है वॉलेटिलिटी का और दूसरा डर का। वॉलेटिलिटी तो ठीक है, अपनी जगह पर है ही, आनी भी चाहिए, लेकिन डर तो नहीं है ऐसा कुछ ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर बुक करें। मैं सुबह से शायद 10वीं 11वीं बार बात बोल रहा हूँ कि आप धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर बुक करो। अब वो समय आ चुका है जब पैसा घर में लेके जाना चाहिए, और थोड़ी छुट्टी वुट्टी मनाओ अपने पैसे के साथ, अगर आपने 200 दिनों के एवरेज पे लिया है तो। अब 1-2 शेयर जरा नरेश भाई से जरा चेक करवा लेते हैं।
नरेश जी, मैं ज़रा शॉर्ट्स के शेयर आपसे पहले आज चेक करवा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, पहले शॉर्ट्स चेक करवाऊँगा। एक ज़रा शेयर ऑयल इंडिया चेक करना सर, ऑयल इंडिया ये भी 2% 2.5% टूटा है, और टूट सकता है क्या ऑयल इंडिया? सो टेक्निकली अगर हम देखें तो लास्ट जो बॉटम्स है फॉर द स्टॉक अराउंड 460 है, तो जब तक वो 460 के बिलो नहीं जाता शॉर्ट नहीं बनता, और यही उसका प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट था। सो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, और अपसाइड में अगर हम देखें तो 520 एक रेंज बाउंड मूव है। सो 460 टू 520 का रेंज है, अगर जब ये ब्रेक होता है तो ट्रेड बनता है। ठीक है, एक शेयर आप सर और चेक करो, वो है एनसीसी। एक बार जरा चेक करना एनसीसी। तो एनसीसी शॉर्ट टर्म में अच्छा रिकवरी हुआ है, रेजिस्टेंस के आसपास ही पॉज हो रहा है 320-22 जो उसका रिकवरी हाई था अक्टूबर टू नवंबर के बीच में। सो यहाँ पे 300 तक एक डिप आ सकता है, बट ओवरऑल बायस पॉजिटिव रहेगा, बाय ऑन डिप्स टू 300। ठीक है, एनसीसी के भी एक कॉल आ गई। आप देखो निफ्टी आ चुका है लाल निशान में, ये भी करीब 10 पॉइंट नीचे आ चुका है, बट निफ्टी पे आज आईटी का वेटेज काम कर रहा है, इसलिए इसको एक मिनट में एक चार्ट और ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, ये डेली चार्ट पे एक 50 दिन की एवरेज बनी हुई है, मैं उसके नाम आपको लेवल्स भी बता देता हूँ। 34,375, 24,375, यानी कि 350 के नीचे आते ही मार्केट अपना रिदम खो सकता है तेज़ी का, जो अभी तक छोटा मोटा ऊपर आ जाता है ना। ये आई रिपीट माई सेल्फ, ये 24,350, अभी हम 450 पे चल रहे हैं। 350 100 पॉइंट मार्केट के लिए माफ़ है, आप ले आओ नीचे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 पॉइंट से ज़्यादा गिराना मार्केट तो अपनी रिदम खोएगा। थोड़ा ध्यान रखना डेली चार्ट पर, जिसने रिदम क्रिएट की है। आगे बढ़ते हैं, अब HDFC चेक करवाता हूँ मैं अजीत सर से। अजीत सर, आज एक रिपोर्ट भी आई थी, उस रिपोर्ट ने बड़ा ही अजीब सा एक लॉजिक दिया। वो ये कहते हैं कि जब भी मैक्रो डाटा ख़राब होगा तो HDFC के अंदर पैसे को पार्क कर दो, लेकिन जैसे ही मैक्रो डाटा ठीक हो जाएगा, बाज़ार की स्थिति ठीक हो जाएगी, HDFC से बाहर निकल आओ, क्योंकि फिर वो प्रॉफिट बुकिंग कराएगा। यानी कि ये दुखों का साथी है, सुख का साथी नहीं है। तो ये 1850 पे एक बार पैसा बुक करके बाहर आ जाएं, या भी थोड़ा रुके इसके अंदर? देखिए रिम्पी, कुछ लंबा टाइम हो गया अंडर परफॉर्मेंस का, तो शायद उनके कुछ ऐसे रीजनिंग होंगे, बट मुझे लगता है कि अब HDFC में मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो चुके हैं, तो कोई भी रीजन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से आपको निकलने की जरूरत है। इनफैक्ट आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आपको 2050 से लेकर 2100 तक की रेंज आने वाले टाइम में जल्दी दिख जाएगी, तो डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि FIs का पॉजिटिव डेटा, तो हम सबको पता है कि जब भी उनकी शुरुआत होती है तो शुरुआत होती है प्राइवेट बैंकिंग मेजर IT से, तो थोड़ा भी सपोर्ट अगर वहां से भी आता है, और अर्निंग्स की तरफ से भी जो भी चैलेंजेस थे वो थोड़े सबसाइड होते हैं डिपॉजिट रेशियो को लेकर, तो ये सारे फैक्टर्स बेसिकली इंडिकेट यही कर रहे हैं कि अब एटलीस्ट इतने लंबे टाइम के बाद जो ये ब्रेकआउट आया वो उतनी जल्दी फेड आउट होने वाला नहीं है। वो जब तक कि आप एक तरह से मान के चलिए कि 1700 के जब तक आप ऊपर हैं, तब तक कोई भी रीजन नहीं है HDFC में बेचने का। ठीक है, तो कोई रीज़न नहीं है HDFC में बेचने का, फिलहाल ये नज़रिया आता हुआ दिख रहा है, और हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी है। हालांकि आज थोड़ा सा सुस्त वो ज़रूर है, पर अभी भी पॉजिटिव नज़रिया बरकरार है। पर इस मार्केट की वॉलेटिलिटी के बीच 2 काउंटर्स जो कि काफ़ी मजबूती से ऊपर जा रहे हैं, वो है एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स, जहाँ पर BSE और CDSL, ये दोनों ही काउंटर्स को देखें तो 4% की तेज़ी ये स्टॉक्स दिखा रहे हैं। CDSL की बात करें तो वो एक ऑल टाइम हाई पे है, BSE में भी कुछ हाल है। नरेश जी, ये दोनों ही काउंटर्स में से किसी एक का चुनाव करना हो तो वो कौन सा होगा? CDSL में तो देखिए धुआंधार तेजी है ही, पर क्या BSE भी एक बार फिर से उनके ऑल टाइम हाई लेवल्स की उम्मीद करें? तो BSE में भी ऑल टाइम आ सकता है, बट CDSL इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है कि इसने जो 3-4 बार टॉप बने थे 1600 to 1650 के पास, वो क्रॉस कर दिया, तो मोमेंटम ब्रेकआउट इधर क्लियर है। सो यहाँ पे करंट लेवल्स पे भी बाई होगा, स्टॉप लॉस होगा 1715 का।
तो दोनों ही काउंटर्स पर एक व्यू आज अगर हम देखें तो अभी धीरे धीरे करके भारती एयरटेल जो है निफ्टी 50 की टॉप गेनर की लिस्ट में एक बार आता हुआ दिखा है। एक बार अजीत भारती एयरटेल पे चार्ट चेक देंगे क्योंकि हाल फिलहाल पिछले 2 दिनों से गिरावट का शिकार जरूर हुआ है, पर जो इनसाइड कैंडल बनाने की कोशिश है, कैसे देख रहे हैं आप इसको और क्या यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड का नजरिया है? सृष्टि देखिए, काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी हमें अभी कुछ टाइम पहले 1500 से 1650 तक का एक रिट्रेसमेंट हुआ था। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रेंज बाउंड बायस जिस तरीके से इसमें डिप आया है, शायद ही आपको रेंज बाउंड बायस इसमें नजर आएगा और उसी तरीके की पोजीशन भी ऑप्शंस में बिल्ड होती हुई नजर आ रही है, जहां पे कि 1600 पे बोथ कॉल और ऑप्शन पुट ऑप्शन वाले जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं। तो शॉर्ट टर्म में शायद आपको ये एक रेंज में नजर आए, बट पोजिशनली अगर आप बात करें तो डेफिनेटली 1540 मेरे हिसाब से इसका एक बेस रहेगा। जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक बायस दोबारा से रहेगा कि रिकवरी देखे 1660 जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको क्रॉस करके 1680 1700 के लेवल तक जाए, बट नियर टर्म में शायद आपको कंसोलिडेशन थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक के लिए सहना पड़ सकता है। थोड़ा कंसोलिडेशन और आते हुए देख सकते हैं हम। इस बीच अगर हम देखें तो सिर्फ एक आईटी ही है जिसने थोड़ा सा आज सपोर्ट ज़रूर किया है बाज़ारों को, क्योंकि टॉप के 10 निफ्टी गेनर्स में देखें तो 5 नाम जो हैं आपको आईटी का पैक से ही दिखेंगे, पर किसी भी स्टॉक में जो है 1% से ज़्यादा का उछाल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि जो बुल्स का जोश है वो अभी इतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, एटलीस्ट अगर हम लार्ज कैप नाम की बात करें। पर इस बीच जोमेटो फिर से एक बार 4.5% की तेज़ी स्टॉक में दिख रही है। नरेश जी, जोमेटो के काउंटर में इतनी तेज़ी के बाद क्या अभी भी कोई ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाने के संकेत नहीं है? पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि फिर से एक बार अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, तो इसे एक ब्रेकआउट के तौर पे देखें या फिर अगर किसी ने निचले स्तरों पे लिया है तो एक बार के लिए थोड़ा सा इसको हॉल्ट करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग की कोई राय? जोमेटो पे अगर देखें हम फ्रेश ब्रेकआउट है, और इससे पहले देखें अगर अगस्त में तो रफली अराउंड 280-85 का टॉप बना था, सितंबर में अराउंड दिस 300 मार्क का बना था और अब 300 क्रॉस करने पे है। तो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए क्योंकि 245-250 से काफी स्टॉक चला है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब 290 पे आ जाएगा और अपसाइड 330-340 मैक्सिमम होगा, सो वहां पे बुक करना चाहिए। तो जोमेटो एक फ्रेश ब्रेकआउट के तौर पे देखें, हम पिछले अगर 3 महीने का चार्ट अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक फिर से ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। बड़े टारगेट्स 340 तक के जाने का दमखम रखता है, तो वहाँ तक के लिए बने रहें। फिलहाल जोमेटो में कोई भी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह नहीं है। आज अगर हम देखें तो फिर से एक बार कुछ एक गैस काउंटर्स ऊपर आ रहे हैं, साथ ही साथ IT पैक में से टाटा एलेक्सी एक नाम ऐसा ज़रूर है जिसके बारे में हम आमतौर पर डिस्कशन इतना नहीं करते हैं, पर आज जो है वो 2% की तेज़ी दिखा रहा है। एक बार अजीत इस पे आप चार्ट चेक देना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी बीटन डाउन नेम है, हमेशा इसके वैल्यूएशंस को लेकर एक चिंता ज़रूर जताई जा रही थी। अब 9000 से करेक्ट होके करीब 7500 के आसपास आ गया है, पर अभी कितनी अपसाइड की गुंजाइश रखें इसमें अजीत? देखिए, एक्चुअली कुछ दिनों पहले डिम्पी का भी यही सवाल था और हमने कहा कि रिकवरी आई है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफी लंबा टाइम इसने ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है एक रेंज में। तो ऑलमोस्ट 2 साल इसमें हो चुके हैं इसको रेंज में, और आज ही इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करने का अटेम्प्ट किया है। तो पॉसिबली अगर ये 70 to 75 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो वो सक्सेसफुल अटेम्प्ट होगा, और मुझे लगता है कि आपको 7150 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। ग्रेजुअली ये 7600 7700 तक के लेवल्स को रीअटेन करने की पॉसिबिलिटी दिखा सकता है इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो चलिए टाटा एलेक्सी पर ये एक राय आपको मिलती हुई इस बीच बाजार में गिरावट जो है वो और गहरा बैंक निफ्टी दिन के उच्चतम स्तर से अगर आप देखेंगे, वैसे तो शुरुआत ही हमने देखी थी बैंक निफ्टी की सुस्त होती हुई दिखी, लेकिन अब 250 अंकों की 250 अंकों के करीब की गिरावट आप देख पाएंगे। इस बीच सेंसेक्स में भी बिकवाली का दबाव जो है हावी होता हुआ 53,000 के इर्द गिर्द बैंक निफ्टी में बिकवाली। सेंसेक्स अगर देखेंगे वहां पर भी करीब 150 अंकों की गिरावट। निफ्टी के चार्ट्स पर भी एक नजर होनी चाहिए, ब्रॉडर मार्केट्स पर भी। देखिए इस वक्त हम देख रहे हैं दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी में भी 24,400
हम आपको लगातार बता भी रहे हैं कि 100 अंकों की बिकवाली फिर भी डाइजेस्ट कर सकता है मार्केट, लेकिन यहाँ से और ज़्यादा गिरावट अगर हावी होती है 24,500 के नीचे तो हम उतर गए हैं, तो फिर एक कंसर्न जो है वो बिल्टअप होता हुआ दिखेगा। हालांकि लॉन्ग्स बिल्टअप कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऐसे में आपको छोटे मोटे पॉकेट्स देखने को मिलेंगे, स्पेसेस दिखेंगे, सेगमेंट्स दिखेंगे जहां पर आपको एंट्री पॉइंट्स मिल सकते हैं। जैसे कि अभी स्विगी जोमेटो की बात हम कर रहे थे, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स आज अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। कैम्स हो चाहे CDSL, BSE, ये सारे के सारे स्टॉक्स का जिक्र हमने किया। IT पैक अब भी बाजार को संभाल रहा है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी लॉन्ग्स बिल्टअप आप देख पाएंगे, और साथ ही ऑटोमोबाइल स्पेस में भले ही उतार चढ़ाव हो, लेकिन ऑटो एंसिलरीज अगर देखेंगे, अपोलो टायर, JK टायर, इन सारे के सारे स्टॉक्स पर हम जिक्र भी कर रहे थे। बाजार खुलने से पहले भी अवनी के साथ अपोलो टायर पर हमने डिस्कशन किया था करता हुआ, और एंसिलरी में इनफैक्ट ऑटोमोटिव स्पेस में अगर देखें कई सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि PCBL, कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी। PCBL का स्टॉक अगर एक बार पुल अप करेंगे मजबूती के साथ ही PCBL के स्टॉक में देखें 2% के मूव्स यहाँ पर। यहाँ पे भी स्टॉक ने अच्छा बाउंस बैक दिया है, बट ओवरऑल रिकवरी काफी हो चुकी है शॉर्ट टर्म में, और यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा अराउंड प्रीवियस हाई का ही 540, सो डिप पे वेट करेंगे बाय करने। PCBL पर एक आउटलुक ये बनता हुआ इस वक्त देखने को मिल रहा है। इस बीच IGL, MGL के स्टॉक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। MGL में हम देख रहे हैं मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड, महानगर गैस लिमिटेड, और साथ ही 2-2.5% की तेजी। अजीत, IGL, MGL, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां। बिल्कुल, देखिए मानसी, काफी कुछ सहा है इन स्टॉक्स ने पिछले 2 महीनों में। जिस तरीके से करेक्शन करीब 1950 से लेकर 1050 तक के लेवल्स, काफी शार्प डिक्लाइन यूजुअल नहीं होता है इनके लिए। करेक्शन पहले भी आए हैं, बट इतना लंबा करेक्शन देखने को नहीं मिला है। तो जो फंडामेंटल रीजंस वो अपनी जगह है, बट अब लग रहा है जैसे कि थोड़ा बहुत बेस बनता हुआ, थोड़ा सा रिकवरी का फॉर्म बनता हुआ, कंसिडरिंग कि MGL में अपने जो गैप जहां से कि अभी इन्होंने हाल फिलहाल में गिरावट में तेजी देखी थी 1300 के पास, उन लेवल्स को अब रिक्लेम करने की कोशिश करने वाला है। आज ये अपने 20 EMA के पास बेसिकली अभी ट्रेड कर रहा है, तो पोटेंशियल अगर आप मान के चले कि 1285 को ये क्रॉस कर पाता है, तो 1300-1350 तक के लेवल्स में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो 1250 के स्टॉप लॉस के साथ जिनके पास पोजीशन है वो बने रहिए, फ्रेश बाइंग के लिए अभी वेट करना चाहिए। सेम IGL में भी देखिए वही अटेम्प्ट है कि जो गैप था बेसिकली 400 के पास खुल गया था स्टॉक में, वो फिल होने का अटेम्प्ट करने वाला है, और स्टॉक ऑलरेडी 10% करीब गेन कर चुका है इस वीक में। थोड़ा कंसोलिडेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो जिनके पास पोजीशन है वो बने रह सकते हैं 360 के स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश बाइंग के लिए अभी वेट करना चाहिए, और ग्रेजुअली इसमें जो गैप फिल करने का पोटेंशियल दिखता है कि 390-400 तक के लेवल्स आपको शायद दिख जाए। अनुरेश जी, क्विकली कैस्ट्रॉल इंडिया पर भी अपनी राय दीजिए। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स बनाने वाली कंपनी, करीब 4% के मूव्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। फंडामेंटल्स अगर देखें ऑलमोस्ट डेट फ्री, डिविडेंड, गुड पे आउट रेशियो, और साथ ही कैगर बेसिस पर भी अच्छे रिटर्न्स देने वाली कंपनी। क्या चार्ट्स भी इसके सही लग रहे हैं आपको? तो चार्ट्स में एक अच्छा जो 185 का बॉटम था वो टेस्ट हो चुका है। पहले स्टॉक ने 280 तक मूव बनाया था, तो अच्छा खासा करेक्शन भी है टॉप से। इंटरिम हाइज अराउंड 220-22 के है, जो आज क्रॉस होने की कोशिश हो रही है। सो 220 के ऊपर मोमेंटम बढ़ जाएगा। सो करंट लेवल्स पर भी बाई है, स्टॉप लॉस होगा 210 का। और क्लियरली क्रेडिट पॉलिसी जो कि एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, 3 दिवसीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक जो है वो जारी है, और कल क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। इसके ठीक पहले बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर नजर है। इनफैक्ट आज के सत्र में भले बैंक निफ्टी में परफॉर्मेंस ना हो, लेकिन बैंक्स में हमने कल, या कह सकते हैं कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में छोटे मझोले और लार्जर प्लेयर्स में आउट परफॉर्मेंस देखी है। बाजार क्लियरली होपफुल है कि एक सपोर्टिव मॉनेटरी पॉलिसी नजर आ सकती है। PSU बैंक को लेकर ग्रोथ ट्रिगर्स क्या हैं? गौरव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं सारी डिटेल्स लेकर। गौरव, ओवर टू यू। बात करते हैं RBI MPC पॉलिसी की, तो जैसे हमने देखा है कि MPC पॉलिसी में कहीं पे ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट जो है इस पॉलिसी में नहीं आएंगे, और इसके चलते हुए उनका मानना ये भी है कि CRR में हमें कहीं पे एक कुछ कट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि CRR रेशियो जो कि कैश रिजर्व रेशियो है, इसकी वजह से एक लिक्विडिटी में बूस्ट मिल सकता है। बट इसमें अगर हम बात करें PSU बैंक्स की, तो वहाँ पर हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पर अगर हम बात करें Q2 के रिजल्ट की, तो सबसे पहला एक पुश वहाँ से हमें देखने को मिला था, क्योंकि रिजल्ट में काफ़ी एक अच्छा जो
आउटकम है वो बैंक की तरफ से देखने को मिला था। अगर हम बात करें लोन बुक ग्रोथ की तो वहाँ पे मार्केट शेयर गेन होते हुए हमें बैंक्स की तरफ से, PSU बैंक की तरफ से देखने को मिला था। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे ट्रिगर्स की तो वहाँ पे एक आता है LDR रेशियो, जो कि PSU बैंक्स में हमेशा से ही ज़्यादा था, कम था। अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक्स की तो LDR रेशियो कहीं पे 90 से ज़्यादा है, जबकि PSU बैंक्स में ये कहीं पे 70 और 75 के लेवल पे है, जो कि एक अच्छा एक ग्रोथ भी देता है PSU बैंक्स को आगे जाके लोन बुक के लिए। इसके अलावा बात करते हैं आगे जाके कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो PSU बैंक्स को सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है अगर हम बात करें लोन बुक ग्रोथ की अक्टूबर की, तो हालांकि स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, बट कहीं पे जो स्प्रेड्स है वो PSU बैंक्स में हमें सुधरते हुए देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी ये बात है कि जो CRR रेशियोज है, जिसमें जो 50% कट रहेगा, 50 बेसिस पॉइंट का कट रहेगा, इसके वजह से भी PSU बैंक्स में सपोर्ट मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें आज के दिन में थोड़ा प्रेशर हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है, बट पिछले काफ़ी दिनों में एक आउट परफॉर्मेंस जो है PSU बैंक्स की तरफ से हमें देखने को मिला है। आगे जाके वैल्यूएशन के बेसिस पे अगर देखें तो कहीं पे एक अच्छा सपोर्ट वैल्यूएशन के बेसिस पे भी हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि PSU बैंक्स वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़े ओवर वैल्यूड लगेंगे, बट ये जो रिजीम चेंज हुआ है इसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स की तरफ से फिलहाल में PSU बैंक्स में देखने को मिल रहा है। आगे जाके परफॉर्मेंस कैसे देखना रहेगा वो देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहेगा, बट ये सब फैक्टर जो है इसकी वजह से फंडामेंटली एक अच्छा सपोर्ट PSU बैंक्स को आगे जाके देखने को मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बिल्कुल गौरव, शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी हमें बताने के लिए। एंड एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हैं कि आज के सत्र में भले ही हम बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में थोड़ी सी उठापटक देख रहे हैं, लेकिन PSU बैंक स्पेस जो है लगातार बाजार को संभालने का काम कर रहा था, वहां पर अच्छा खासा एक्शन। अब क्रेडिट पॉलिसीज के ठीक पहले इस वक्त जो वॉलेटाइल मूव्स हैं इस पर नजर रहेगी। सेकेंड हाफ और कल के सत्र में बैंक्स फाइनेंशियल्स की तस्वीर कैसी नजर आती है इस पर भी फोकस रहेगा। लेकिन ओपेक